ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। सुबह भारतीय मार्केट्स में शानदार तेज़ी थी और दोपहर का शो शुरू करते करते भारतीय मार्केट्स में एक बहुत ही ज़ोरदार बिकवाली। इस तरीके की मार्केट है ये। क्या हो आपकी रणनीति, ट्रेड करना भी है या नहीं इस मार्केट में, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इन सब पर होगी बातचीत। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले दिन बाजार में भारी बिकवाली। निफ्टी 150 पॉइंट से ज़्यादा फिसलकर 23,700 के नीचे आया। बैंक निफ्टी ने गंवाई पूरी बढ़त और ऊपरी स्तरों से करीब 1100 पॉइंट गिरा। 8% से ज़्यादा उछला इंडिया विक्स। सरकारी कंपनियों में कैपिटल गुड्स और आईटी में सबसे ज्यादा कमजोरी, करीब 1% फिसले तीनों ही सेक्टर इंडेक्सेस। 4% से ज्यादा गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर बना सैंट। वही कमजोर बाजार में भी फार्मा शेयर में मजबूती का। नवी मुंबई एयरपोर्ट पर कमर्शियल वैलिडेशन टेस्ट पूरा होने से अदानी एंटरप्राइजेस में जोरदार तेजी। शेयर 6% से ज़्यादा उछलकर बना एफएनओ का टॉप गेनर। ब्रोकरेजेस भी हुए बुलिश। रिन्यूएबल एनर्जी में बड़ी खरीदारी से जोश में आया JSW एनर्जी। शेयर करीब 3% उछला। कंपनी की सब्सिडरी JSW नियो एनर्जी ने O2 पावर को करीब 12,500 करोड़ रुपए में के एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीदने का किया फैसला। सौदे से करीब 23% बढ़ेगी JSW एनर्जी की क्षमता। सीनोरेस फार्मा की 52% प्रीमियम पर अच्छी लिस्टिंग। वेंटिव हॉस्पिटैलिटी की भी 12% बढ़त के साथ शुरुआत, लेकिन 7.5% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ कैरारो इंडिया का शेयर। आज इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की प्री बजट बैठक। CII की सरकार से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की मांग। 20 लाख तक सालाना आमदनी वालों को इनकम टैक्स में राहत देने की भी की गुजारिश। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में भारत की हार। 184 रनों से गंवाया मैच। बल्लेबाजों ने फिर किया निराश। रोहित, राहुल, विराट एक बार फिर फ्लॉप। तो ये थोड़ा ज़्यादा जज्बाती हो गए हम। राहुल वैसे फ्लॉप पहली बार ही हुए इस मैच में, मतलब, लेकिन हाँ बाकी सब लगातार फ्लॉप हो रहे थे इस मैच में। खैर आज निफ्टी भी फ्लॉप हुआ है और बात करेंगे मार्केट्स की। श्रेया, वीरू और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। खैर मैच देखकर आज तो डबल वहमी है। मैच भी ख़राब है, मार्केट भी ख़राब है और वैसे ही साल में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं तो वैसे ही काम करने का मूड थोड़ा कम ही होता है लोगों का, वीरू। लेकिन आज सुबह सुबह ये मैच देख के आई एम श्योर। वैसे एक चीज़ है, आज मैं सुबह बहुत अच्छी चीज़ पढ़ रहा था। ये सब होने के बाद भी हम 3 जनवरी को 4:45 बजे टीवी लगा के बैठ जाएंगे, क्योंकि जब पता है कि क्या हुआ फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है और फिर बैठ जाएंगे मैच लगा के, है ना वीरू? बिल्कुल, ये उसी तरीके से अनुज, जब कोई पुटराइटस का जोन टूट जाता है ना, एक बार टूटता लगता है कि गए, लेकिन अगले दिन फिर उसको रिस्पेक्ट देते हैं हम। अच्छा मैं बताऊं अनुज, कल से सब चीज़ नेगेटिव ही हो रही है। आप देखिए, कल लग रहा था कि 6 विकेट गिर गए, 7, 8, 9, 10, कुछ देर में इंडिया की बैटिंग आ जाएगी। सुबह आप ही और मैं बात कर रहे थे कि यार कम से कम ड्रॉ तो है ये मैच, लेकिन 6 के बाद 10 कब हुए समझ ही नहीं पाया। मतलब आखिरी में जो बॉलर्स ने प्रयास किया, टेलेंडर्स ने प्रयास किया, लेकिन जो हमारे टॉप लाइन थी बिल्कुल कोलैप्स। बिल्कुल वीरू, वही है कि अगर टॉप बैटर से कुछ नहीं करेंगे तो बियॉन्ड अ पॉइंट बॉलर से आप कब तक उम्मीद करेंगे कि वो आपको बचाएंगे। खैर चलिए, ये तो मार्केट की मैच की बात हुई। अब मार्केट पर आते हैं और मार्केट में आज बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी है। सुबह जब हमने शो समेटा था तो मार्केट एकदम डे हाई पर था और देखिए उसके बाद क्या हुआ है मार्केट में। और इंट्राडे में एकदम से मार्केट घूमा और ऐसा घूमा, एक्चुअली अब तो करीब करीब जब मैं ग्राफिक्स भेज रहा था तब ये 200 पॉइंट का बैंड था, लेकिन अब तो डे हाई से भी हम करीब करीब 270-280 पॉइंट निफ्टी के ऊपर फिसल चुके हैं। और निफ्टी बैंक में पॉइंटर्स प्ले करिए प्लीज़ मेरे। निफ्टी बैंक में भी करीब करीब 1000 पॉइंट का एक हमने ऊपर से एक कोलैप्स देखा। और वीरू, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, ये ऐसी मार्केट है जो आपको काफ़ी नुकसान पहुँचा सकती है। अगर आपने यहाँ बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होकर ट्रेडिंग की तो काफ़ी आपको नुकसान पहुँच सकता है। और इसके लिए अच्छा है कि आप इस मार्केट को थोड़ा ऑब्जर्व करें, बाहर से ही देखें,
ज़बरदस्ती नहीं है कि इस मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो इस मार्केट में लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। श्रेया को भी जोड़ देते हैं शो में। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। हालांकि आपने बताया कि कैसे अप्रोच रखें मार्केट को, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं सर, बाजार में बिकवाली काफ़ी हावी है और बैंक निफ्टी की बात करें तो अपने डे हाई से 1100 पॉइंट नीचे आ चुका है। लेकिन फिर भी अगर बताना हो 1 घंटे आखिरी के, कैसे क्या अप्रोच, कौन से टेक्सचर, कौन से लेवल सभी इंपॉर्टेंट है वॉच करने के लिए? बिल्कुल श्रेया, देखिए जहाँ तक लेवल्स की बात है, एक चीज़ तो मार्केट में क्लियर कर दी आज फिर से, 200 डे मूविंग एवरेज को मार्केट रिस्पेक्ट करने को अभी तैयार नहीं है, ब्रेक करने को। उसको मार्केट ने आज फिर रिजेक्ट किया और ब्रूटली रिजेक्ट किया। आज सुबह भी जो हमारी स्ट्रैटेजी थी उसमें यही बात हुई थी कि ऊपरी लेवल पर अगर मार्केट ना टिके तो आप शॉर्ट भी लें, और मार्केट हायर लेवल पर क्लियरली 200 डे मूविंग एवरेज को निफ्टी क्लियरली क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और 23,640 को होल्ड करना अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और गिरावट में आप ख़रीदारी करें, रैली में सेलिंग करें, ये स्ट्रैटेजी क्लियरली काम कर रही है यहाँ पर। और जहाँ तक निफ्टी बैंक की बात है, लोअर लेवल से हमने करीब करीब 700 पॉइंट की आज रिकवरी देखी, और दिन के हाई से करीब करीब बैंक निफ्टी अब 1000 पॉइंट के करीब फिसला है। ये मार्केट जो है ना काफ़ी मुश्किल भरा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा है। वैसे ही वॉल्यूम्स कम है इस मार्केट में, और इस वजह से तो थोड़ा सा केयरफुल रह के चलने की ज़रूरत है। बैंक निफ्टी में जिस तरीके से आज मार्केट गिरा है, एक फीलिंग आ रही है कि शायद कहीं एफआईज 2 दिन पहले छुट्टी से वापस ना आ गए हों। बिल्कुल ये हो सकता है, आज हो सकता है कि मार्केट में एफआई के वॉल्यूम्स वापस पिकअप हों, क्योंकि जो छुट्टी पे जाने से पहले बेचे गए थे कि वो जब वापस आएंगे तो सेलिंग करेंगे, ये हमें पता था। लेकिन वो क्या आज ही वापस आ गए, आज वो वॉल्यूम वापस इंक्रीज़ हुए? कोई इस तरीके से बैंक निफ्टी नहीं करेगा अनलेस आप एक बार एचडीएफसी बैंक का इंटरडे चार्ट देखिए। इस तरीके से, जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक गिरा है, ये तभी पॉसिबल है जब किसी ने, बड़े इंस्टीट्यूशन ने आके बड़े लेवल की सेलिंग करी हो। ये देखिए वॉल्यूम, देखिए एचडीएफसी बैंक के 43 लाख शेयर्स के, तो कोई छोटा वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर। ऑलमोस्ट डबल के करीब वॉल्यूम हुआ है आज एचडीएफसी बैंक में। ये मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा कि करीब करीब 7-8 हज़ार करोड़ का वॉल्यूम एचडीएफसी बैंक में हुआ है। मेरा ये मानना है कि आज का डेटा दिखाएगा कि एफआईज शायद ऑलरेडी वापस आ चुके हैं और वापस उन्होंने बड़ी वाली सेलिंग करनी शुरू कर दी है। वीरू को जोड़ते हैं। वीरू, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एफ&ओ में क्या एक्शन है? अनुज, जो आप ये बात बोल रहे थे ना कि पॉसिबली आज एफआईज की इंटेंस सेलिंग है, मैं आई थिंक 2 स्टॉक फ्यूचर्स दिखाऊंगा आपको, उससे आपको ये बात आपकी बिल्कुल सत्य लग रही है। लुक एट रिलायंस अनुज। रिलायंस डे लो पर आके ट्रेड करता है। विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, लेकिन रिलायंस भी आज ऊपरी स्तरों से कोलैप्स हुआ। अब रिलायंस जो है वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की ट्रैजेक्टरी को भी नहीं रीगेन कर पा रहा है। अब कहने की बात कुल मिला के ये है कि हम, जैसे कि मैं एक्सपोनेंशियल देखता हूँ, हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, 200 डे के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। रिलायंस पर अनुज इस सीरीज़ में, जनवरी की सीरीज़ में 1200 की पुट सबसे बड़ा ओआई होल्ड करती है। इन एनी केस 1200 अगर ब्रीच होता है रिलायंस पे, तो रिलायंस शायद इंडस्ट्रीज पे प्रेशर और डाले। पहली गौर करने लायक बात यह है, अभी सुबह से अगर आप देखें, जो भी इंटरेस्ट था ओआई वो शेड हो गया, हार्डली 0.23%। अब इनफैक्ट शॉर्टिंग हो रही है। फिर लेके आई आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अनुज, मैंने सुबह आज अपना जो मॉर्निंग डेरिवेटिव अपडेट दिया था 8:30 पे, उसमें क्लियरली कहा था कि एसबीआई और निफ्टी पीएसयू बैंक्स इंडेक्स जो है वो प्रेशर पॉइंट है निफ्टी बैंक के लिए। एसबीआई अब करीब आप समझ लीजिएगा कि 21 नवंबर के बाद पहली बार बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे ख्याल से ये स्कोप दे रहा है शायद कुछ हद तक शॉर्ट ट्रेडर्स को, जहाँ पे शॉर्टिंग काफ़ी हुई है। आपकी स्क्रीन पे अनुज आप क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग देखिए। सेकेंड डे ऑफ सीरीज लगभग 0.3% बिल्डअप, लगभग 30 लाख शेयर का बिल्डअप। पीएसयू बैंक्स में शॉर्टिंग हो रही है और उसको लीड कर रहा है इस वक्त आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और एक और चीज़ अनुज, मेटल्स में कंप्लीट कोलैप्स है। एनएमडीसी, सेल, जिंदल स्टेनलेस स्टील, नालको, सब में बड़ा कोलैप्स। इनफैक्ट अनुज, मेटल्स में अब मार्च 2024 के बाद का सबसे लोवेस्ट जोन है और मल्टी मंथ बेस टूटे हैं। 200 डे में तो पहले टूट चुके थे। अनुज, मैं आई थिंक यहीं से एक प्रश्न जनरेट करता हूँ, ये मेटल्स हमारे लिए पहले कैपिटल गुड्स, उसके पहले बैंक्स, अब थोड़ी आईटी सॉफ्टनेस पर करता हुआ मेटल्स पे क्या प्रोस्पेक्टिव बन रहा है जिस वक्त? बिल्कुल। अच्छा वीरू, मैं मेटल्स के पर्सपेक्टिव पे आऊँ उससे पहले मैं एक जरा अपनी टीम को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमने ना स्टूडियो पे एक टीवी में मैच लगा रखा है, उसको हटा दें, क्योंकि वो देख के ना बार बार दोबारा खून जल रहा है।
एक तो सुबह पहले ही जल चुका है खून, अब दोबारा हाईलाइट देख के दोबारा खून चल रहा है, तो इसको हटा देते हैं। खैर एनीवे, देखिए वीरू, इस समय क्या है, क्या सेक्टर इधर का क्या सेक्टर उधर का, मार्केट में सिर्फ एक ही सेक्टर है जो आपको कंसिस्टेंटली बचा रहा है, वो है फार्मा। आप एक फार्मा को छोड़ दीजिए, अदरवाइज बाकी सारे सेक्टर्स में हायर लेवल पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वल्नरेबिलिटी आ रही है। एक बार फॉर एग्जांपल आज का फार्मा का इंडेक्स देखिए आप, ये इंडेक्स आज भी बिहेव कर रहा है अपने आप को और ठीक ठाक है। ये मतलब जैसे कहते हैं ना, ये फार्मा जो है ना, ये हमारा बुमराह है। ये एक बस एक प्लेयर है जिस पे आप कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, वो ये। उसके अलावा बाकी सब में ना, चाहे कहीं भी हो, वो एक डर लगा रहता है कि बस ये यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा। वो बाकी सब सेक्टर्स के साथ हो रहा है, मेटल्स के साथ भी हो रहा है। मेटल्स तो वैसे ही हाई बीटा है, तो इस वजह से इसमें, लेकिन जब बैंक निफ्टी इस तरीके से हाई लेवल से फिसल रहा है तो मेटल्स को क्या ब्लेम करें। तो ये देखिए, ये वही बात होगी, जब कोहली और विराट कुछ नहीं, वो रोहित कुछ नहीं कर रहे, तो फिर पंत से क्या उम्मीद करें हम। ये मेटल्स और बैंक निफ्टी की वही कहानी हो गई इस समय मार्केट में। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स देखते हैं और उसके बाद कार्यक्रम का क्रम बताएंगे। शेयर ट्रेंडिंग स्टॉक्स। बिल्कुल, जिस तरीके से बाजार पे आज बिकवाली हावी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गिरने वाले शेयर से शुरुआत होगी। और शुरुआत देखिए, हिंडाल्को मेटल सेक्टर आज इस पर तगड़ा डेंट पड़ता हुआ दिखा है। हिंडाल्को गिरा है सबसे ज़्यादा, उसके बाद विप्रो पर भी गिरावट हावी हुई, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट टाटा मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प ऑटो सेक्टर के 2 स्टॉक्स पर बिकवाली हावी। इसके अलावा वायदा बाजार से देखें तो साइंट भी टूटा, एनएमडीसी भी गिरकर 3.5% से ज़्यादा की गिरावट, एनएमडीसी भी, भेल भी गिरावट का शिकार हुआ 2.5% से ज़्यादा, और दीपक नाइट्रेट भी टूटकर आज कारोबार कर रहा है 2.5% से ज़्यादा। लेकिन कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, अडानी एंटरप्राइजेस इसमें से एक, शुरुआत से इसमें तेज़ी देखने को मिली। कमर्शियल वैलिडेशन टेस्ट पूरा करने के लिए नवी एयरपोर्ट पे, उस खबर के बाद इसमें अच्छी खासी तेज़ी आई है। वही सिप्ला फार्मा सेक्टर के 2 स्टॉक्स आपको दिखेंगे जिसमें अच्छी खासी तेज़ी, 1% से ज़्यादा की तेज़ी सिप्ला, वही 1% के करीब तेज़ी सिप्ला में, और 1% से ज़्यादा सन फार्मा में देखने को मिल रही है। श्रीराम फाइनेंशियल भी इस लिस्ट में शामिल, यहाँ पे भी 0.25% की तेज़ी। वायदा बाजार में क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बायोकॉन आपको दिखेगा टॉप गेनर्स में शामिल, वोडाफोन आइडिया भी आज ये उछलता हुआ दिखा है गिरते बाजार में, 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी, इनफैक्ट 0.3%, अभी तो 3% से ज़्यादा हो गया। और अडानी टोटल गैस, अडानी के स्टॉक्स में आज तेज़ी अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है, 2.5% से ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी। और मनोपुरम फाइनेंशियल भी आज उछलकर कारोबार कर रहा है 2.5% से ज़्यादा। बिल्कुल, चलिए अब आपको बताते हैं आज हमारा जो पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। फंडामेंटल पर हमारे साथ आज होंगे स्मिफ्स के शरद अवस्थी। टेक्निकल कॉल्स के लिए आज हमारे साथ होंगे प्रकाश कावत सर, राजेश सतपुते, राजेश पालवी, अमित सेठ, शिल्पा राउत और कविता जैन। 2:15 पर यतिन से जानेंगे अदानी एंटरप्राइजेस में आज इतनी तेज़ी क्यों है। 2:30 पर कंचन से जानेंगे आज बाजार में के फोकस में JSW एनर्जी क्यों है। 2:25 पर हॉर्मा से समझेंगे HDFC बैंक और सीमेंस पर क्रिस वुड क्यों हुए बुलिश। 2:35 पर मिताली बताएंगी 2024 के किन इवेंट्स ने बाजारों पर डाला असर। 2:45 पर मनीषा से जानेंगे कमोडिटी के लिए कैसा रहा 2024। 2:50 पर विनी बताएंगी CDMO सेक्टर के लिए कैसा रह सकता है 2025। 2:55 पर मार्केट आउटलुक पर बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल AMC के MD और CEO प्रतीक अग्रवाल से। उसके बाद डीलिंग रूम चेक, PTSD कॉल और क्लोजिंग स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे। पैनल तैयार है हमारा, उनके पास चलते हैं। मार्केट एट डेज लो, निफ्टी 23,650 पर, यानी पिछले हफ्ते के लो के काफ़ी करीब। गुड आफ्टरनून गावा सर, बहुत ही टफ सेशन, कोई ट्रेड समझ में आया क्या, बाय या सेल करेंगे? लॉन्ग के लिए तो नहीं आ रहा है कुछ खास, लेकिन शॉर्ट बिल्कुल नजर आता है। गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है कनारा बैंक। यहाँ पर वीकनेस है, एक ब्रेकडाउन मिला है स्टॉक में और सेल सिग्नल आज ही जनरेट हुआ है। ट्रेड करा है 99.15 के आसपास। मुझे लगता है 100 का कोई स्टॉप लगाया जाएगा, सिर्फ ₹1 से कम स्टॉप लॉस है। डाउनसाइड पॉसिबल है कि 97 भी देखने को मिल सकते हैं, और भी लो लेवल देख सकते हैं कनारा बैंक में। वीक ओके, कैनरा बैंक आपकी स्क्रीन पे। बाय कॉल प्रकाश का बसर, सॉरी सेल कॉल याद रखिएगा, सेल। PSUs में एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर है। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, इस समय का मेरा शॉर्ट ट्रेड रहेगा REC के फ्यूचर्स में। REC पिछले 3-4 दिनों से 200 EMA होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, बट इसने अपना वो कंसोलिडेशन तोड़ दिया है। एक स्विंग लो भी तोड़ा है, लगभग फ्यूचर्स में 504 के लगभग इसका प्राइस है। इसे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रहेगा 511 का एंड टारगेट्स रहेंगे 494 के। ठीक है, REC पे एक सेल साइड की ट्रेड आती हुई अमित सर की तरफ से। शिल्पा जी, आपने क्या पिक किया है? जी मेरा भी सेल साइड में ट्रेड रहेगा ICICI GI
आईसीआईसीआई एक लेवल ब्रेक कर रहा है, अभी 1820 के नीचे इसमें और ज़्यादा वीकनेस है, जहाँ पे लेवल्स अब 1760 से लेके 1720 तक आ सकते हैं। तो आप यहाँ पे 1820 के स्टॉप लॉस से सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1720। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो एट द मनी 1800 का पुट जो रफली 50 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 35 का मेंटेन कीजिए। यहाँ पे अगर व्यू सही जाता है तो आपको ये टुवर्ड्स 75 से लेके 84, 90 तक भी ट्रेड करता मिलेगा। ओके, चलिए अब चलते हैं कविता जी के पास। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, तबीयत ठीक है आपकी? थोड़ा सा मैं देख रहा था कुछ खांसी लग रही थी आपको, और आपकी ट्रेड क्या होगी? यस, कोल्ड एंड कफ है, बट स्टिल अभी जो मुझे लग रहा है सेलिंग प्रेशर मार्केट में है, और बैंक्स जिस तरीके से टूटे हैं वहां पर मुझे लग रहा है एयू बैंक में ऑन आर्ली चार्ट अगर आप देखें तो एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखा है। यहाँ मुझे लगता है एक्सटेंड होना चाहिए 545, 542 के प्राइस टारगेट की तरफ। एसएल मेंटेन करना चाहिए 555 का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक सेल है, और राजेश सतपुते जी का लास्ट रेट अब पिक करते हैं, उसके बाद शरद जी के पास चलेंगे। शरद जी क्या, ये राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है बायोकॉन पे। बायोकॉन इज बाय, मुझे लगता है एक शॉक कवरिंग रैली है यहाँ पे जो करीबन 383, 84 तक जाएगी। सो इट्स अ बाय इन बायोकॉन। जो स्टॉप लॉस प्लेस करना है वो रहेगा 362 का। ठीक है, तो बाई साइड की एक ट्रेड आती हुई बायोकॉन पे। शरद जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या सुझा रहे हैं आज? गुड आफ्टरनून जी। मुझे लगता है LIC हाउसिंग फाइनेंस इन लेवल्स पे एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। 30-32 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है हाउसिंग फाइनेंस में। देश की बड़ी कंपनी है। अब कंपनी टायर 2 टायर 3 सिटीज पे फोकस कर रही है, जहाँ पे 25-30 ब्रांचेस अगले साल में वो खोलने की बात कर रहे हैं। लैब बुक ऑलरेडी 10-15% तक आ गई है, तो मुझे लगता है वहां से जो प्रेशर पहले उनकी बुक्स में आया था वो प्रोबेबिलिटी काफी कम है। 80-85% जो लोन्स हैं वो आइडियली सैलरीड क्लास को हैं, तो वहां से भी बहुत ज्यादा रिस्क हमें नहीं लगता। और जनरली हाउसिंग फाइनेंस में हमें लगता है कि आउटलुक स्ट्रांग रहना चाहिए। Q3 Q4 में मोस्ट प्रोबेबली डिसबर्समेंट्स वगैरह में भी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिलेगी, तो इस साल लगभग 13-14% के आसपास की यंग ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, और अगले साल भी हमें लगता है यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। जहाँ तक एनपीएस का सवाल है, ऑलरेडी नेट एनपीएस 1.63 के आसपास लास्ट क्वार्टर आ गए, और मुझे लगता है अभी तक जो प्राइस टू बुक मल्टीपल इस कंपनी को मिल रहा है वो कंपैरेटिवली काफी कम है। तो अगले साल हमारे अनुमान के हिसाब से 720-730 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू स्टैंड होनी चाहिए। 1.2-1.3 का प्राइस टू बुक मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 850-860 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से LIC हाउसिंग फाइनेंस हमें लगता है काफी बढ़िया इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ओके, LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर एक फंडामेंटल व्यू आता हुआ इस स्टॉक पर। एक बार मार्केट का रुख करते हैं वापस। निफ्टी अब 23,640 के नीचे। ध्यान रखिएगा, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले हफ्ते यही 3 दिन तक लो था, और अब अगर इसको आप ब्रेक करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा मामला यहाँ पर दिक्कत वाला हो सकता है। हाँ, अगर ये लेवल टूट जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स एड्रेस करते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस आज 6% ऊपर है, और निफ्टी और एफएनओ दोनों का टॉप गेनर है। यतिन से जानते हैं कि ये तेज़ी आज इसमें क्यों आ रही है। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो इनका जो एयरपोर्ट्स कारोबार है, इसको लेके एक अपडेट आई है। अपडेट ये है कि जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, यहाँ जो टेस्ट फ्लाइट की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। इनफैक्ट जो वैलिडेशन टेस्ट था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है इंडिगो की फ़्लाइट के साथ, और 17 अप्रैल 2025 तक ये एयरपोर्ट ऑपरेशनल करने की कवायद कंपनी ने शुरू कर दी है। तो नए फाइनेंशियल ईयर में आपको नवी मुंबई एयरपोर्ट से एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो अभी कंपनी की मार्केट कैप लगभग 3.25 लाख करोड़ है, और इसका आधा लगभग जो वैल्यूएशन है वो एयरपोर्ट कारोबार से जो है एनालिस्ट जोड़ के देखते हैं। कंपनी का अब करीब 23% का मार्केट शेयर है पैसेंजर काउंट को लेके, और कंपनी जो है 14 नए रूट्स और 12 नई एयरलाइंस के साथ जुड़ रहा है, जिसके कारण जो पैसेंजर वॉल्यूम है वो एयरपोर्ट्स बिजनेस में आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा। और कुल मिला के नए 8 एयरपोर्ट्स जो है अदानी एंटरप्राइजेस डेवलप कर रहा है अपनी इस इकाई के अंदर। आज एक वेंचुरा सिक्योरिटीज़ का रिपोर्ट भी आया है, जहां वो 3801 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं।
उनको लगता है कि जो SOTP बिजनेस वैल्यूएशन है एयरपोर्ट्स का वो करीब 1400 रुपये पर शेयर है और जो एयरपोर्ट कारोबार है इसकी ग्रोथ लगभग 25% से ज़्यादा रहने वाली है CAGR बेसिस पे FY 27 तक। तो कहीं ना कहीं आज जो एयरपोर्ट की अपडेट है उसके बाद शेयर में ज़बरदस्त मोमेंटम आप देख रहे हैं और लगभग 6% 7% की अपटेक आज अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में। अदानी एंटरप्राइजेस। शरद जी क्या व्यू रहेगा आपका इस स्टॉक पर अदानी एंट? मुझे लगता है एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट के हिसाब से एक बढ़िया बेट हो सकती है, क्योंकि अभी अगर आप मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूएशन देखें तो प्राइमरीली एयरपोर्ट्स और ग्रीन हाइड्रोजन सोलर वगैरह से आ रही है। तो मुझे लगता है इवन अडानी विल्मर की भी कुछ होल्डिंग है इनके पास। तो एक डाइवर्सिफाइड बेट है, बट मेजर वैल्यूएशन इन दो जगहों से आ रही है और मुझे लगता है ये काफी प्रॉमिसिंग स्पेस है। और हमें मालूम है कि अडानी जिस स्केल में चीजों को ले जाते हैं, तो एयरपोर्ट, रोड्स, कोल, डेटा सेंटर, मुझे लगता है एक मिक्स है न्यू और ओल्ड इकोनॉमीज का पूरे में। और नवी मुंबई वाला एयरपोर्ट तो खैर काफी सालों से वेटेड था, तो फाइनली टेक ऑफ कर रहा है। तो मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस पे बहुत एक्सपेंसिव मैं नहीं समझूंगा। हालांकि अगर आप होल्डिंग कंपनी की तरह देखें तो डिस्काउंट रेट्स था शायद थोड़े से ज्यादा हो, बट अडानी जैसे अग्रेसिव ग्रोथ रेट स्पैन करता है और जिस टाइप के बिजनेस मिक्स है इस पूरी कंपनी में, मुझे लगता है आने वाला समय काफी अट्रैक्टिव हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली कुछ कंपनीज जैसे पास्ट में भी स्पिन ऑफ हुई हैं, आने वाले समय में भी स्पिन ऑफ होती हैं, तो वो डीमर्जर यूजुअली शेयर होल्डर्स के लिए हमेशा बेनिफिशियल होता है। तो मुझे लगता है यहाँ से भी डिसेंट अपसाइड है। एटलीस्ट अगर 3800 नहीं भी तो मुझे लगता है 3000-3200 तक के तो प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए कॉल्स भी पूरी हो गई यहाँ पे यतिन से हमने अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में और इस आज की ड्राइविंग फोर्स के बारे में भी जान लिया। पर अनुज आपने एक चीज़ देखा, बड़ा नोटिस की भी होगी आपने, ये एक तो हमारा नोएडा वाला और ये आपका नवी मुंबई, दोनों रनवे के ट्रायल रन में एयरक्राफ्ट एक ही कंपनी का था, इंडिगो। खैर वो तो खैर हो भी सकता है कुछ बात, लेकिन अब आपका ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाएगा ना मुंबई के ऊपर, थोड़ी राहत मिलेगी फाइनली। वीरू पता है मुंबई में दिक्कत ट्रैफिक की प्लेन के लैंड करते वक्त या प्लेन के उड़ते वक्त नहीं है। मुंबई में ट्रैफिक की दिक्कत है प्लेन से लैंड करने के बाद घर जाने में। उसके बाद मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं जब नितिन गडकरी जी आए थे उनसे मैंने ये सवाल पूछा था एक बार कि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि आप दिल्ली से देहरादून या फिर मुंबई से वाया अटल सेतु, नवी मुंबई, ऐसे कनेक्टिविटी है, लेकिन एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद वहाँ से अंधेरी घर जाने में या वहाँ से अब तो खैर कोस्टल रोड बन गई तो उसके लिए वो वाला एग्जांपल शायद ना जमे, लेकिन वहाँ से टाउन साइड जाने में उसमें फिर 2 घंटे लग जाएं अगर, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो खैर लेकिन खैर मुंबई जैसी सिटी को ज़रूरत थी। एक्चुअली मुंबई जैसे सिटी को 2 क्या 4 एयरपोर्ट होने चाहिए इस सिटी में। जिस तरीके की ये सिटी है, जिस तरीके का ट्रैफिक है, आप इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ देखिए, मिनिमम 2 एयरपोर्ट तो हर जगह होते हैं, कई जगह 4 भी होते हैं। तो अच्छी बात है। बाकी जो आपने कही बात की, हाँ ये भी है, वहाँ भी पहला प्लेन इंडिगो का ही लैंड हुआ था, यहाँ भी इंडिगो का, वो भी हमारी मार्केट नियर मोनोपोली बन चुकी है, तो इसके लिए उसमें भी कोई सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन बिरू जी हाँ, बट अब देखिए हमारा कब से शुरू होता है नोएडा का एयरपोर्ट। खैर इस बीच निफ्टी अब एट डे लो एट 23,641 और बैंक निफ्टी, अनुज ये आपको याद होगा जब हम डिस्कस कर रहे थे मेरे ख्याल से 4th वीक ऑफ दिसंबर में भी, वो एक अनफिनिश बिजनेस था 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज का निफ्टी बैंक का। अब वो लग रहा है स्क्रीन पे जिस प्रकार की निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स में वीकनेस है, इवन जिस प्रकार की वीकनेस SBI में है, SBI 800 के पोर्ट्राइटर्स के जोन को वायलेट करता हुआ, क्या ये प्रेशर पॉइंट अब बैंक निफ्टी जनरेट कर रहा है और ये चांसेस है टू दिमाग के? अनुज देखिए वीरू क्या होता है ना, फ्रैंकली बोलो ना, बहुत कुछ ना स्क्रीन पर जो हो रहा है ना वो हमारा व्यू चेंज कर देता है। बट अदरवाइज सुबह एक समय पे ऐसा लग रहा था जब बैंक निफ्टी 52,000 क्रॉस कर रहा था, ऑलमोस्ट 52,000 उसने क्रॉस कर लिया था, तब ऐसा लग रहा था कि बस अब बैंक निफ्टी यहाँ से एक बड़ी रैली के लिए तैयार है ना। ये मार्केट में एक चीज़ तो क्लियर है कि वीकनेस बढ़ी है। मैं बताऊँ आज मुझे बैंक निफ्टी को देखकर डर क्यों लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से, जैसा मैंने फिर कहा, आप HDFC बैंक का आज का वॉल्यूम देखिए, आई थिंक ये अपने आप में एक आपको कुछ बयां कर रहा है। जो HDFC बैंक आज जिस तरीके के वॉल्यूम से गिरा है, आप देखिए करीब करीब BSE प्लस NSE को मिलाकर यहाँ पर 45-50 लाख शेयर्स के करीब ट्रेड हुए। तो ये बाय द एंड ऑफ इट एक थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है। लेकिन मैं अभी भी यही कहूँगा, मार्केट अभी भी एक रेंज में ही है।
अभी भी एक रेंज में ही है। इस मार्केट में ये भी नहीं कह सकते कि बस अब ये मार्केट यहाँ से टूट कर नीचे जाने वाला है। हो सकता है इस मार्केट में एक और टर्न अराउंड आ जाए, हो सकता है आज ही आ जाए वो, या हो सकता है कल आ जाए। ये काफ़ी वोलेटाइल रहने वाला है मार्केट इस समय, और आई थिंक इसमें बहुत जल्दी हर घंटे आई थिंक व्यू बदल के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आपको मूव्स दिखेंगे इस तरीके के। 200 डे मूविंग एवरेज की जहाँ तक बात है बैंक निफ्टी पर, बिल्कुल वो रिस्क ओपन था, वो रिस्क अभी भी है, और अगर आज जैसा HDFC बैंक ने किया ऐसे 2-3 दिन और आ जाएंगे तो 100% वहाँ भी वाई नॉट 200 डे मूविंग एवरेज शायद वहाँ पे भी रिविजिट हो जाए। लेकिन एक काम करते हैं वीरू, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। अब हमने इतनी नेगेटिविटी की बात कर ली, थोड़ी पॉजिटिविटी की बात भी हो जाए। कमज़ोर मार्केट में भी JSW एनर्जी ग्रीन में है, हालांकि डे ऑफ हाई से थोड़ा नीचे आया है। इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में एक बड़ा कदम रखा है, O2 पार्क के ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो को 12,500 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पर खरीदने का। पूरी खबर को एक बार फिर रिविजिट करते हैं कंचन के साथ। कंचन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जैसे कि हम देख रहे हैं कि सरकार का जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में कितनी जोरों शोरों से बढ़ता हुआ जा रहा है। वैसे ही जो JSW एनर्जी है उसने इस सेक्टर के अंदर एक बड़ा कदम लिया है और O2 पार्क के जो ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो है उसको खरीदने के लिए एक अग्रीमेंट साइन हुआ है। अगर इस डील के एंटरप्राइज वैल्यू की बात करी जाए तो वो है 12,500 करोड़ की। बेसिकली जो पूरा का पूरा अग्रीमेंट साइन हुआ है जो JSW एनर्जी की सब्सिडरी कंपनी है JSW न्यू एनर्जी, उसकी तरफ से होता हुआ दिखाई दिया है, और इन्होंने इक्विटी इंफ्रास्ट्रक्चर और टेमासेक के अंदर अपनी हिस्सेदारी को खरीदा है। अब इस एक्विजिशन के बाद जो इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अनुमान जताया जा रहा है कि 23% तक हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ये बढ़ के हो जाएगी 24,708 मेगावाट तक की। इनफैक्ट अगर अगले कुछ सालों की बात करी जाए तो इनका प्लान है कि 13,000 से लेकर 14,000 करोड़ का जो केपेक्स एक्सपेंशन है वो भी करा जाएगा। और ये सब चीजें होती है तो ये जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का एक्सपेंशन का टारगेट लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं 4.6 गीगावाट को। तो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काफी बड़ा कदम है। आइए सुनते हैं कि मैनेजमेंट का इसके ऊपर क्या कहना है। ये इस ट्रांजैक्शन के बारे में बताएंगे। ये एक O2 पावर है कि बहुत ही हाई क्वालिटी एसेट है, जो कि हम सब जानते हैं 2020 में इन्होंने शुरू किया था काम करना, और ये टोटल पोर्टफोलियो 4.7 गीगावाट का पोर्टफोलियो है, जो कि सोलर, विंड, हाइब्रिड, FDRE का मिक्स है, और बहुत ही अट्रैक्टिव टैरिफ पे है। और इसमें इसके साथ में इसका एडवांटेज एक ये है कि बहुत ही हाई क्वालिटी जिस तरह से एसेट्स को बिल्ड करने वाली जो एक ये टीम है, इस टीम को, ये पूरी टीम भी JSW को मिली है, जो कि हमको बहुत हेल्प करेगी आगे के हमारे जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसके लिए। ठीक है, तो गिरते बाजार में ये एक पर्टिकुलर काउंटर जिसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, 2.5% से ज़्यादा तेज होकर कारोबार कर रहा है। गाबा सर, चार्ट क्या इंडिकेट कर रहे हैं? फिलहाल अभी 1 घंटा है बाजार क्लोज होने में, क्या कुछ खरीदारी की सलाह इस पर्टिकुलर काउंटर में बनती नजर आ रही है आपको? JSW में नहीं, मैंने सुबह कहा था कि 650 के ऊपर मिला तो ठीक है, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर बेसिकली वीक है, इसका जो ब्रेकडाउन हुआ था JSW एनर्जी में 650 ब्रीच हुआ था, वो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, उसमें गिरावट काफी है। मुझे लगता है इसमें अब भी गिरावट बाकी है JSW एनर्जी में। अब भी किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लगाइए 660 का, बस ट्रेड कर रहा है 640 में, डाउनसाइड ऑन है। साइड ऑन है। शरद जी, क्या व्यू रहेगा इस स्पेस में, क्योंकि थोड़ी क्राउडेड हो रही है अभी स्पेस? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी एज सच मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस टाइप की ट्रैक्शन है अगले 2-3 साल नंबर्स काफी मजबूत आने चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल आपको पूछना पड़ेगा कि आप क्या वैल्यूएशन देने को तैयार हैं। JSW का केस अगर आप ले लें तो ये एक्विजिशन के बाद अगर 10-12% की इंप्रूवमेंट भी पकड़ लें तो 26 के नंबर शायद 18 रुपए 20 रुपए के आसपास आ जाए ऑप्टिमिस्टिक उसमें। तो 20 के नंबर पे ऑलरेडी 30-32 टाइम चल रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी बड़ी है, 20-22% ग्रोथ रेगुलरली कंपनी क्लॉक इन कर सकती है, कुछ और पॉजिटिव्स आ सकते हैं। बट जब आप 30-40 टाइम 2 साल फॉरवर्ड या 2 साल 2.25 साल फॉरवर्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा अपसाइड खोजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है उन पॉकेट एज अ पॉकेट रिन्यूएबल एनर्जी मेरे हिसाब से अभी भी वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव बेट होनी चाहिए। जब आपको करेक्शन पे जो स्टॉक्स मिले वहां पे आप उनको एक्यूमुलेट करिए। मुझे लगता है अगले 2-3 साल ये थीम आसानी से काम करेगी। TND एक पैरेलल थीम हो सकती है जिसको इसका बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए, लेकिन वहां पे भी वैल्यूएशन सच अब बहुत अट्रैक्टिव नहीं रह गए पिछले 2 साल की रैली के बाद।
तो प्रेफर करिए इन स्टॉक्स को। मुझे लगता है स्टर्लिंग विल्सन सोलर जैसी स्टोरीज आने वाले समय में काफी अच्छा करेंगी। इवन सुजलॉन भी ठीक ठाक करनी चाहिए, हालांकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम्स रही है। जेएसडब्ल्यू है या अडानी के कुछ समूह की कुछ कंपनीज हैं, जिस टाइप की इनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है अगले 2 से 3 साल, मुझे लगता है नंबर्स काफी पॉजिटिवली सरप्राइज करने चाहिए। तो जब भी कोई शार्प रिएक्शन आए जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट हो, स्टॉक्स आपको 20 टाइम या 20 टाइम के नीचे कहीं पे भी 1 साल फॉरवर्ड पे वैल्यूएशन पे मिले, मुझे लगता है वहां पे एक्यूमुलेट करना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपको मूवमेंट नहीं मिले, और थोड़ा बाजार के साथ अगर करेक्ट करते हैं तो स्ट्रेटेजी यही रखनी चाहिए कि 10-15%, 20% यहाँ से करेक्ट करें तो वहां पे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें। इस बीच जरा एक बार लेके आइए आप निफ्टी बैंक 50,790। दरअसल मैं एक रेफरेंस ड्रॉ कर रहा था किसी और स्टॉक के लिए, और वो था एक्सिस बैंक। कविता जी, आज निफ्टी बैंक का टॉप एग्जैक्टली वेल डिफाइंड फॉलिंग 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और उसी के साथ आप एक्सिस बैंक को देखिए। मेरे ख्याल से अभी ये जो इन्वर्टेड फ्लैग का एक ब्रेकआउट आया है मैम, जिसमें आज हम मतलब इवन शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 को भी पार नहीं कर पा रहे हैं। एक्सिस पे आपका टेक क्या है? क्योंकि अब हमारे पास वो अप्रैल से लेके दिसंबर तक का बेस भी टूट गया, आपके पास फ्लैग का ब्रेकडाउन भी आ गया, और अगर मैं इस चार्ट को शायद वीकली पे कन्वर्ट कर दूं तो अब हम एक वो ट्रेजेक्ट्री में जा रहे हैं जिसे कहते हैं आप बिलो 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ट्रेजेक्ट्री। टेक क्या है आपका इस पर? यस, सो वीरेन जी, एक्सिस बैंक पे राइटली पॉइंटेड आउट, वीकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1062 का एक सपोर्ट है ऑफ 100 वेमा। वंस अगर वो टूट जाता है, यहाँ ब्रेकडाउन आते हैं, तो फर्दर काउंटर नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जहाँ 1029, 1025 के लेवल आते हुए दिखेंगे। तो 1062 एक सपोर्ट है जो कि काम कर सकता है। 1062 के नीचे ही मुझे लगता है एक्सिस बैंक पर अब शॉर्ट करना चाहिए। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और दिग्गज निवेशक और ग्रीड एंड फियर का वीकली नोट लिखने वाले क्रिस वुड, उन्होंने HDFC बैंक और सीमेंस इंडिया के शेयरों पर एक बेट लिया है, और ये दोनों स्टॉक्स आज फोकस में भी हैं। हॉर्मस से जानते हैं कि क्या एग्जैक्ट डिटेल्स हैं। हॉर्मस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और ये क्रीड एंड फेयर की नोट जिस पर बहुत सारे लोगों को जिनकी नज़र रहती है, उसमें आज जो है 2 बड़े नाम निकल कर आए हैं। HDFC बैंक एक नाम है और दूसरा नाम सीमेंस का है। मगर हम HDFC बैंक पर पहले फोकस करते हैं कि एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में फिर से निवेश की तैयारी है क्रिस वुड की, और इस पोर्टफोलियो में 4% के वेटेज के साथ HDFC बैंक को दोबारा से निवेश दिया जाएगा। अब ये 4% का जो वेटेज है वो किन शेयरों में निवेश कम करके दिया जाएगा? 4 नाम इनमें से निकल कर आते हैं, मैक्रोटेक, L&T, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। इन चारों में से 1-1% जो वेटेज है उनका वो कम किया जाएगा, और वो 4% HDFC बैंक को दिए जाएंगे। HDFC बैंक का ये साल जो है कुछ खास रहा नहीं है, 6% की तेज़ी हमने देखी है इस साल। मगर इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में HDFC बैंक पहले से ही शामिल है, और उसमें जो है 1% वेटेज बढ़ाया जाएगा HDFC बैंक का, और एक्सिस बैंक में निवेश घटाया जाएगा इस वेटेज को बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं सीमेंस की, जिसमें जो दोनों एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है और इंडिया पोर्टफोलियो, दोनों में 4% के वेटेज के साथ निवेश की शुरुआत की जाएगी। और जो एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है उसमें ये निवेश एडजस्ट करने के लिए सैमसंग के प्रेफरेंस शेयर्स और SK हाइंस जो कि साउथ कोरिया की एक बहुत बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें निवेश घटाया जाएगा। और इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में भी 4% का वेटेज दिया जाएगा सीमेंस को, और उसके लिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो निवेश है उसे हटाया जाएगा। तो साल सीमेंस का अच्छा रहा है, मगर फिलहाल जो थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है उसमें क्रिस वुड जो है उस गिरावट का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उस वजह से ये सीमेंस जो है इस पोर्टफोलियो में शामिल किए जा रहे हैं, और HDFC बैंक में भी उसकी नज़र बनी हुई है। ओके, बिल्कुल। HDFC बैंक आज का चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है HDFC बैंक का। शिल्पा जी, एक बार आप चार्ट देखिए इसका आज का, क्योंकि आज सुबह ऐसा लग रहा था कि बस अब ये ब्रेकआउट के लिए तैयार है, और फिर जिस तरीके से ऊपरी लेवल से एक कैंडल, मैं लंच करने गया हुआ था शिल्पा जी उस समय, और मैं जब वापस आया मैंने कहा ये क्या हुआ एकदम से, और इस तरीके के मूव्स इस स्टॉक में। चार्ट कैसा लग रहा है इस समय HDFC बैंक का? अनुज जी, अगर हम लोग देखेंगे तो 1820 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन करता है, देन हम लोग 1860 की बात करते हैं। तो जब तक अभी तो 1820 के नीचे काफी है, तो अगर किसी को थोड़ा
सेल भी करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे लगता है 1740 तक के लेवल्स तो आने ही चाहिए। जब तक 1820 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है डिसाइसिवली एचडीएफसी बैंक में, एवरीथिंग इज अ सेल ऑन राइज टिल दैट। 1740 1720 भी आ सकता है, तो उस जोन में वापस एक शायद बाइंग ट्रिगर हो, लेकिन अभी के लिए थोड़ा वीकनेस है। ओके, एचडीएफसी बैंक 1778 पर। और एक सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें प्रेशर कंप्लीटली आज नज़र आ रहा है, और जो कंप्लीट सरेंडर जिसे बोलते हैं ना, वो है डिफेंस। ज़रा प्लीज़ लिखे आइए HL, और ज़रा इसमें लोड कीजिएगा अगर आप लोड कर सकते हैं अपने चार्ट्स पे। इनफैक्ट वो है वॉल्यूम्स, राजेश सतपुते जी, और ऑलमोस्ट शुक्रवार के टोटल वॉल्यूम को ये ऑलमोस्ट अभी मतलब 1 घंटे का समय बाकी है, उस वॉल्यूम को स्ट्राइक कर चुका है बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और ये थर्ड राइड है इसका इस एवरेज के नीचे। राजेश जी, क्या सेंस बन रहा है अब यहाँ पर? मई 2024 से लेकर अब तक जितने बेस थे वो टूट रहे हैं। HL पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी देखिए, आपने बिल्कुल सही यहाँ पे पकड़ा है। HL डेफिनेटली इसमें वीक है, 200 EMA को तोड़ा है। इनफैक्ट पिछले 4 दिनों से इसने ट्राई किया था, थोड़ी मशक्कत हुई थी इस लेवल को मेंटेन करने की, लेकिन नहीं हुआ। तो देखिए ट्रेड जिस तरह से सेटअप दिख रहा है यहाँ पे, तो शॉर्ट बिल्टअप है तो डेफिनेटली वीकनेस होगी, लेकिन एक सपोर्ट है वो है 4150 का, 4150 का। वीरेंद्र जी मुझे लगता है अगर वो लेवल जो रिसेंट लो था वो टूटता है, उसके बाद यहाँ पे एक हेवी सेल ऑफ होगा। प्रोबेबली इन दैट केस 4000 तो ऐसे ही ऐसे ही मिलेगा। तो देखिए स्ट्रैटेजी ऐसे करें, HL का 4100 का पुट करीबन 106 के आसपास है, इसे बाय करें। 75 का स्टॉप लॉस रखे। मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट कम से कम 160 टू 170 होगा। तो HL आई थिंक पुट के द्वारा करें तो थोड़ा सेफ्टी मार्जिन भी हाई रहेगा। ओके, HL एट डे लो, क्या गजब सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर। और जरा प्लीज़ इसका डेरिवेटिव्स का स्टैट्स रखिएगा स्क्रीन पे, जरा मैं देखता हूँ। आज मैं इनफैक्ट पिछले अगले कुछ क्षणों में जो बात करता वो था डिफेंस, इसमें HL में OI रखेंगे प्लीज़। और एक केमिकल बास्केट, लुक एट SRF, दीपक यूनाइटेड, सब में जो शॉर्टिंग है ना वो एबनॉर्मल है। आप HL को देखिए, आई मीन ये करीब करीब 4100 रुपये की स्क्रिप्ट है, बट स्टिल एक उस पर प्लीज़ ज़रा HL पे 2.25 लाख शेयर, 2.5% बिल्डअप, काफ़ी सिवियर सेलिंग प्रेशर है। अनुज, बाज़ार में एक ही चीज़ जो है ना वो इस वक्त चल रही है, गैस की अनुज क्या है वो? दवा होगी और क्या, या दवा या फिर दूसरा उसका जो एक और इलाज है, वो 2 इलाज है दर्द के। दवा और दारू जिसे कहते हैं ना। वही मुझे लगा था जब आपने कहा, मैं कहा कि दवा तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर यही होगा जो जिसको आप रेफर कर रहे होंगे, इसी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। 1598 ये अब इस वक्त ऑलमोस्ट अक्टूबर 24 के अपने हाईस को रिविजिट कर रहा है। शरद जी ये अच्छा, ये एक सेकंड वीरू, एक सेकंड तो डायरेक्टर साहब कंफ्यूज हो गए। वीरू यूबी की नहीं USL की बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट है यूबी से काम चलेगा नहीं, USL से काम चलाना पड़ेगा। हाँ वीरू। हाँ, मैं शरद जी से यही पूछ रहा था मनोज के ये स्पेस पिछले 4 महीने का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेस है। रेडिको की जरा प्लीज़ 6 महीने की प्राइस परफॉर्मेंस दिखाइए, आप USL की प्राइस परफॉर्मेंस दिखाइए, आप UBL की प्राइस परफॉर्मेंस दिखाइए। शरद जी आपका टेक स्पेस पे आप लोगों ने क्लाइंट्स को क्या, आपकी शॉपिंग लिस्ट में क्या था सबसे ऊपर, क्या दिलाया है? अक्रॉस द बोर्ड पिछले कुछ समय में हम लोगों ने ये रैली एंजॉय की है। जो एक थीम शिफ्ट था वो काफी हद तक प्ले आउट कर रहा था, बट अभी मुझे लगता है कि एक ओवरहैंग है US टैरिफ्स का, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रिवरीज एक लिस्ट है जिसपे मोस्ट प्रोबेबली वो थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं और इंटरनेशनल कंपटीशन बढ़ सकता है, तो वो एक ओवरहैंग शॉर्ट टर्म में हो सकता है। बट इन टर्म्स ऑफ क्या बाई करेंगे, तो मुझे लगता है एक छोटी कंपनी है ग्लोबल स्पिरिट्स, वो हम लोगों को लगता है काफी बढ़िया परफॉर्म करनी चाहिए, वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी वहां पे है। और दूसरा वेल नोन नेम्स में मुझे लगता है सुला में हमने काफी बढ़िया करेक्शन देखी है पिछले कुछ समय में, तो वो प्रोबेबली शॉपिंग लिस्ट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। बट फ्रंटलाइन नेम्स में अभी जो वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं और ये जो इंटरनेशनल कंपटीशन का ओवरहैंग है, मुझे लगता है अभी टेम्पोररीली बेटर होगा कि ये स्पेस को हम अवॉइड करें। शरद जी ने 3 बार कहा ओवरहैंग, तो ओवरहैंग तक ठीक है वीरू, हैंगओवर नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि ये स्टॉक्स में क्लियरली इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो बात हो रही है ओवरहैंग की, उसको कहीं लोग हैंगओवर ना समझें, इस चीज़ को थोड़ा समझ लें। एक बार गाबा सर से चार्ट चेक भी ले लेते हैं स्टॉक पर, क्योंकि रैली काफ़ी शानदार है। अच्छा, काम करते हैं,
ये इस पर व्यू ले लेते हैं राजेश सातपुते से। राजेश जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स ऑल टाइम हाई। अनुज जी देखिए, एक बेहतरीन चार्ट है। मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर इस सेक्टर मैं कह सकता हूँ कि ये लीडर है, कि फिलहाल तो यहीं पे ज्यादा स्ट्रेंथ है आईटीसी के साथ। तो देखिए, इसका जो चार्ट है वो यही सजेस्ट करता है कि इसका जो रिसेंट हाई था करीबन 1650 का, ये एक बार के लिए रिटेस्ट करेगा, क्योंकि ये जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट की बात करते हैं हम 10, 20, 50 डीएमएस की, तो ये सब आप कह सकते हैं कि ऑल सपोर्ट के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है। स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है जो करीबन 1590 है। तो 1590, 1600 ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। इसके ऊपर बाइक साइड का ट्रेड रखे, 1580 का स्टॉप लॉस। राजेश जी, कोई और स्टॉक्स अभी आपको लग रहा है कि इस गिरते मूड माहौल में थोड़ा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? राजेश पालविया जी। तो देखिए, यहाँ पे आईजीएल पे फोकस है। जिस तरीके की रिकवरी आईजीएल में बनी है, हमें लगता है यहाँ पे आईजीएल पे बाय ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉक हालांकि 4% अप है इस तरीके के मार्केट में, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके के डेटा बने हुए लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है आईजीएल फ्यूचर को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। 412 से लेके 414 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए आईजीएल फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है, और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस होगा वो करीब होगा 398 के आसपास। ट्रेड करता हुआ डे लो की ट्रेजेक्ट्री में, सॉरी हाई डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में। मीनवाइल जरा प्लीज़ लेके आइएगा निफ्टी आईटी को। पिछले अगर आप 10 मिनटों में 20 मिनटों में किसी तरीके से निफ्टी ने 23,600 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड करने की कोशिश की है, तो दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ आई थिंक निफ्टी आईटी 43,595। और आप ये देखिए कि क्या क्रॉस कॉम्बिनेशन है, मतलब 12 से लेकर 10 बजे के बीच में निफ्टी का हाई, निफ्टी बैंक का हाई, और उसी दौरान प्लीज़ जरा एक बार इंट्राडे क्रॉस चार्ट रखेंगे निफ्टी वर्सेस निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी डे लो पर था, लेकिन अब जब निफ्टी डे लो पर है, निफ्टी आईटी एक स्मार्ट रिकवरी की तरफ बढ़ता है। इट्स 43,604। और मिड कैप आईटी में भी कुछ स्क्रिप्ट जो है ना, जरा प्लीज़ दिखाइएगा, ये देखिए। और इसमें भी मिड कैप आईटी में दैट्स परसिस्टेंट सिस्टम, और मैं इनफैक्ट परसिस्टेंट के साथ साथ आपकी स्कीम पर रखता हूँ दैट्स कोफोर्ज। कोफोर्ज का जिक्र तो आज बिग स्टॉक्स में किया भी गया था। कोफोर्ज आपकी स्क्रीन पे आएगा। इट्स 9573 डे हाई। यस, दोनों स्टॉक्स डे हाई पर। राजेश पालविया जी, मैं आपके पास फिर आऊँगा। आपको ये क्रॉस कॉम्बिनेशन और आपको ये इंट्राडे जो आउट परफॉर्मेंस है वो क्या इम्प्रेस कर रही है? बिल्कुल वीरेंद्र जी, कुछ आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा बाउंस यहाँ पे देखने को मिला, स्पेशली लास्ट 15-20 मिनट में देखें तो लोअर साइड से एक अच्छी बाइंग एक्शन बनी है। परसिस्टेंट, कोफोर्ज, इवन एचसीएल टेक, ये तीनों स्टॉक हमारे फोकस में। हमें लगता है ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को ये होल्ड आउट करने में कामयाब रहे हैं। एचसीएल टेक एग्जैक्टली अगर हम देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेकर अब ये पुल बैक का ट्रेड बनाया है। हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है 1930, 1940 की तरफ ये बढ़ सकता है। तो एचसीएल टेक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो निफ्टी का जो ये डिप था, इसमें आईटी यहाँ पे एक सपोर्ट देते हुए दिख रहा है। और अगर सारे सेक्टर्स में भी देखें तो आईटी एक इंडेक्स है जो अभी भी होल्ड आउट कर रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ यहाँ पे अभी भी बनी हुई है, और हमें लगता है यहीं से थोड़ी सी रिकवरी इंडेक्स में जो बनी है आईटी और फार्मा दोनों स्पेस कंटिन्यू करते हुए दिख सकती है। तो आईटी सपोर्ट में और उस सेक्टर का एक काउंटर एचसीएल टेक अब फिलहाल फोकस में रह सकता है। ठीक है, अब 2024 की बात करते हैं। अब 2024 खत्म होने में एक और लास्ट ट्रेडिंग सेशन बाकी है, और लेकिन इस साल ने बाजार को जहां हंसाया है तो कई मामलों में इनफैक्ट रुलाया भी है। कहीं खुशी, कहीं गम का माहौल देखने को मिला। कौन से वो खबरें रही जिनका बाजार पर पड़ा सीधा असर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी है मिताली चंद। मिताली, बताइए। तो 2 दिन श्रेष्ठ रह गए हैं 2025 के लिए, लेकिन उससे पहले एक रिवाइंड लेते हैं 2024 का। सबसे पहले बात करें अगर एफआईआईज की, तो काफ़ी रूठे हुए नजर आए एफआईआईज, और इस साल करीबन 3 लाख करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है, जिससे सेंटिमेंट्स काफ़ी नेगेटिव रहा फाइनेंशियल मार्केट में। दूसरी तरफ बात करें सेबी की, तो एफएनओ में काफ़ी उन्होंने सख्त कदम उठाए, जिसमें से पहला था कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ है वो 3 गुना तक बढ़ा दिया है, और इसके अलावा निफ्टी और सेंसेक्स के अलावा सारी वीकली एक्सपायरीज जो है वो भी बंद कर दी गई है।
हालांकि ये जो रूल था ये स्पेकुलेशन को कम करने के लिए किया गया था, लेकिन इसका असर लिक्विडिटी पर भी देखने को मिला है। उसके बाद अगर बात करें अडानी की, तो अडानी ग्रुप के लिए जो पूरा साल था ये काफ़ी एक रोलर कोस्टर जैसा नज़र आया। यूएस में ब्राइबरी एलिगेशंस ने काफ़ी हलचल मचाई और सारा जो उनका पूरा स्टॉक्स थे, ग्रुप स्टॉक्स, सभी में हमें गिरावट देखने को मिली। और इसके साथ ही हिंडनबर्ग से जो सेबी चीफ है हमारी माधवी बभुच, उनका जो अडानी ग्रुप के साथ मिलीभगत के भी एलिगेशन सामने आए। इसके बाद अगर बात करें अपने इंडिया की, तो नरेंद्र मोदी का जादू फिर से छाता रहा। 2024 के जनरल इलेक्शंस में उन्होंने परचम लहराया और तीसरा टर्म की शुरुआत करी है। अब अक्रॉस द ग्लोब की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में एक जोरदार कमबैक दिखाया है। उनका जो दूसरा टेन्योर है ये सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिलेशंस के लिए भी काफ़ी इम्पैक्टफुल रहने वाला है। अब बात करें अगर फेड की, तो यूएस फेडरल रिजर्व ने अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज दिया। इस साल करीबन 75 बेसिस पॉइंट्स की कट रेट हमें देखने को मिली है और 2025 के लिए उन्होंने सिर्फ 2 और रेट कट्स की गाइडेंस दी है। आगे बढ़ते हैं, डॉलर में हमें गिरावट, जो डॉलर और रुपी का संबंध है वहाँ रुपी हमें कमज़ोर होता नज़र आया। इस साल हमने लोएस्ट जो लेवल्स है वो देखने को मिले, 85.73 रुपये पर डॉलर की यहाँ लेवल्स भी देखने को मिले हैं। अब बात करें जीडीपी की, तो 7 तिमाही के सबसे निचले स्तर पे हमें Q2 के जीडीपी लेवल्स देखने को मिले 5.4% पर। काफ़ी प्रेशर रहा कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट साइड से भी। नेक्स्ट इन द लाइन है हमारे आरबीआई के जो नए गवर्नर इलेक्ट हुए हैं मिस्टर संजय मल्होत्रा। उन्होंने कमान संभाली, साथ ही उनका टेन्योर जो है वो मॉनेटरी चैलेंजेस पर भी इम्पैक्ट लाता नजर आएगा। अब लास्ट हमारी क्यू में है आईपीओ मार्केट की धमाल। जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे उसके बावजूद इस साल अभी तक 1.7 लाख करोड़ की कैपिटल रेज हुई है और काफ़ी अच्छी लिस्टिंग्स भी देखने को मिली। तो ये था 2024 का रिवाइंड। काफ़ी कुछ अच्छा, काफ़ी कुछ बुरा देखने को मिला। अब नज़र रहेगी 2025 पर, जहाँ नई चुनौतियों और नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ नई कहानियाँ लिखी जाएगी। बिल्कुल 2025 की अब हम करेंगे तैयारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिताली शुक्रिया। 4 का चौका की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा जी से और उसके बाद चलेंगे राजेश पालवी जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जैन हमारे साथ हैं और शरद अवस्थी के पास चलेंगे मिड कैप फंडा के लिए। तो चारों ट्रेड्स कुछ ही देर में आपके लिए। शिल्पा जी सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा? जी बिल्कुल अनुज जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा पॉलिसी बाजार में। पॉलिसी बाजार मुझे लगता है कि अगेन टुवर्ड्स 2200 तक मूव करते हुए मिलेगा आपको इस सीरीज में। तो यहाँ पे 2100 का कॉल ऑप्शन आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो रफली 82 रुपीज में है। मुझे लगता है यहाँ से ये टुवर्ड्स 115 से लेके 130 तक आपको इजीली मूव करते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 65 का मेंटेन कीजिए। ओके, शिल्पा जी का ट्रेड आपकी स्क्रीन पे। सस्ता ऑप्शन यहाँ पे पीवी फिनटेक की कॉल 2100 की। एफएनओ सुपरस्टार राजेश पालवी जी के सौजन्य से आएगा। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी फार्मा स्पेस पे नजर है और उसमें हमें लगता है अरविंदो फार्मा यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अरविंदो फार्मा फ्यूचर्स में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 दिनों में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली होल्ड आउट किया और आज जिस तरीके से ये रेंज का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। अपसाइड के टारगेट 1315 1320 की तरफ एक्सपेक्ट कर 1320 की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउनसाइड में स्टॉप लॉस जो होगा वो करीब होगा 1285 के आसपास। ठीक है, एफएनओ सुपरस्टार के लिए और बिंदु फार्मा। कविता जी आपने क्या पिक किया है चार्ट का चमत्कार के लिए? श्रेया, सो कैम्स पे मुझे लगता है मूव एक्सटेंड होते हुए दिखने चाहिए। एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है इस काउंटर पर ऑन अ वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम। 5075 के लेवल पर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 5150 5200 के प्राइस टारगेट के लिए कैम्स पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 5000 का। कैम शाम एक शार्प मूव आ रहा है समय स्टॉक में, ये होगी कविता जी की पिक। शरद जी फाइनल ट्रेड आपके लिए मिड कैप फंडा। हाँ जी, हमारा मिड कैप फंडा होगा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन कंपनी। पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ऑफ रोड, इन सब के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स बनाती है। ऑटो एंसिलरी कंपनी है और हमारे कंपनी ने रिसेंटली 3-4 एक्विजिशंस किए हैं जिसकी वजह से उनकी पैसेंजर व्हीकल में भी प्रेजेंस आ गई है। इसके पहले प्राइमरीली सीवीज पे उनका प्रेजेंस ज़्यादा था।
आने वाले समय में जो रिसेंट एक्विजिशन उन्होंने किए हैं एक्सियोम, डीआर और सनबीम, प्राइमरली सनबीम से रिलेटेड कुछ एसेट्स की मोनेटाइजेशन सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में होनी चाहिए, जिसकी वजह से डेट भी नीचे आना चाहिए। और हमारा मानना है कि टोटल स्पेस में भी जिस टाइप से कंपनी की प्रेजेंस है, ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी डिसेंट रहने चाहिए। अगले साल भी कंपनी करीब 7,000 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन की गाइडेंस दे रही है। तो मुझे लगता है आसानी से कंपनी अगले साल अर्निंग्स में 65 से 70% जैसी ग्रोथ क्लॉक इन करेगी। 220 रुपए के आसपास की ईपीएस आनी चाहिए, और 220 रुपए की ईपीएस पे 30 का मल्टीपल मिलना मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 6500, 6,500, 6,600 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। ओके, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन ये हो गई शरद जी की पिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक सेक्टर की जहां ऑफ लेट काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स बुलिश हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सीडीएमओ सेक्टर के लिए। ये साल हालांकि काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए काफ़ी होप्स हैं। विनी से जानते हैं आखिर कैसा रहा ये साल और क्या उम्मीदें हैं 2025 के लिए। विनी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो 2024 सीडीएमओ प्लेयर्स के लिए स्टार्ट तो हुआ कड़वेपन से, वो दवाई का कड़वेपन उनमें भी था, क्योंकि मेनली उन्होंने क्या फेस किया, बायोटेक फंडिंग जो एक काफ़ी सबड्यूट थी, काफ़ी धीमी थी, वहाँ पे फंडिंग नहीं मिल रही थी बायोटेक फंडिंग, और उसकी वजह से थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा था। उसके अलावा अर्ली स्टेज के प्रोडक्ट्स भी उसकी वजह से ही कम हो चुके। तो ये मेजर रीजंस थे कि सीडीएमओ की कुछ तरफ से ग्रीन शूट्स नहीं दिख रहे थे। अभी यहाँ पे आगे जाते हुए देख रहे हैं कि 2025 या सेकेंड हाफ ऑफ 2024 का साल भी देखे तो थोड़ी थोड़ी मिठास आते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बायोटेक फंडिंग में अभी थोड़ी अपटिक दिख रही है। सीडीएमओ की जो सर्विस साइड डिमांड है, स्पेशली कमर्शियल मॉलिक्यूल्स देखे या इवन बायोलॉजिक्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, वहाँ पे भी डिमांड की अपटिक दिख रही है। तो इम्प्रूवमेंट वहाँ पे भी दिख रही है और सीडीएमओ की डिमांड वहाँ पे बढ़ेगी उसकी वजह से। ओवरऑल न्यूट्रिस्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पे भी रिकवरी दिख रही है। तो ओवरऑल उनके जो छोटे सेगमेंट्स हैं अंदर भी वहाँ पे रिकवरी दिख रही है। तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड बन जाता है। उसके अलावा आगे जाते हुए देखें तो जो कंपनीज की कमेंट्री आई हुई है अभी 2024 में, Q2 FY24 की बात करें तो वहाँ पे भी पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है। पिरामिल फार्मा बोल रहे हैं कि उनका सीडीएमओ साइड जो बिजनेस है दैट इज आउटपेसिंग ग्रोथ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ वहाँ पे दिख रही है। डीवीज लैब भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ आगे जाते हुए भी देखेंगे। और सिंजीन, न्यूलन लैब्स, लॉरस लैब्स, उन सबकी कमेंट्री एक ही चीज़ बता रही है कि FY25 में भी ये पूरा साल जो रहेगा सबड्यूट था, पर FY26 से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव कमेंट्रीज भी है, मैनेजमेंट भी काफ़ी बुलिश है उनकी कंपनीज की ग्रोथ और स्ट्रैटेजी पे आगे जाते हुए। ना एक जो चीज़ है कि गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट निकाली हुई है जहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो जो ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीडीएमओ प्लेयर्स के लिए FY26 और FY25 में अराउंड 9% ग्रोथ है, पर FY26 और FY27 की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, 17% की ग्रोथ। तो ये साल में जो ग्रोथ है 9% से डबल होने की क्षमता है नेक्स्ट 1-2 साल में, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा वैल्यूएशन एक कंसर्न बन जाता है, क्योंकि जैसा आपने अभी बताया कि हमने थोड़ा रनअप देखा हुआ है, काफ़ी लोग बुलिश हो रहे हैं स्टॉक पे। तो रीसेंट टाइम्स में इधर देखें तो सीडीएमओ प्लेयर्स में काफ़ी अच्छी रनअप दिखी है स्टॉक में वर्सेज अदर निफ्टी प्लेयर्स। और निफ्टी फार्मा ओवरऑल भी देखें तो उन्होंने सिर्फ 34% ग्रोथ देखी है ये साल में, पर सीडीएमओ प्लेयर्स ने 40% से ज़्यादा की ग्रोथ देखी है मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ने। तो उसकी वजह से वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव बन चुके हैं। तो ये एक फैक्टर रहेगा कि क्या आगे जाते हुए ये कंसर्न बन जाता है वैल्यूएशंस, ये ऑब्वियसली हम लोग वॉच आउट करेंगे। बट काफ़ी अदर पॉइंट्स भी है जो वॉच आउट करेंगे कि बायोसिक्योर एक्ट उसका क्या होता है, क्या कंपनीज एक्चुअली जो उनको इंक्वायरी मिल रही है सीडीएमओ प्लेयर्स को, क्या वो कंफर्म ऑर्डर में कन्वर्ट कर पाएगी अपने आप को। उसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक की क्या स्पेसिफिक लॉन्चेस होगी, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे 2025 में, कि ये मेन फोकस करेंगे कंपनियां भी और क्या ये वर्कआउट करेंगी कंपनियों के लिए 2025 में। बिल्कुल, तो सीडीएमओ स्पेस में एक अच्छी खासी ग्रोथ संभव है फिनेंशियल ईयर 2025 और 26 की बात करें। शुक्रिया विनी इस तमाम अपडेट के लिए। शरद जी, सीडीएमओ स्पेस में क्या अच्छा लग रहा है आपको, आपकी कोई पिक स्पेस से? मुझे लगता है एबॉट एक लार्जर कंपनी है, उसको थोड़ा बहुत फायदा होना चाहिए, और वैल्यूएशंस वहाँ बहुत सस्ती तो नहीं है बट डीवीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ती हैं। और जीएलपी वाले अपॉर्चुनिटी कौन कितनी बड़ी तरीके से इनकैश कर पाता है वो देखना पड़ेगा। हालांकि इनिशियल स्टेजेस में काफी इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप लार्जर मल्टीनेशनल टाइप स्टोरी में जाना चाहते हैं तो एबॉट एक बढ़िया बेट होनी चाहिए।
और वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से शायद नैटको भी एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए जो GLP-1 वाली अपॉर्चुनिटी को एनकैश कर सके। नैटको में वैल्यूएशंस बहुत बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं है, तो मुझे लगता है नैटको प्रोबेबली बेस्ट बेट होनी चाहिए इस स्पेस को प्ले करने के लिए। जी हाँ, इस बीच आप लेके आइए निफ्टी IT। अब लेके आइए, जब मैंने मार्क किया था 40 अंक नीचे निफ्टी IT था, अब निफ्टी IT 200 अंक ऊपर आ गया है और बहुत ही कैलकुलेटेड स्विंग है। आई थिंक निफ्टी IT ने दिया सुबह नैस्डैक का रिएक्शन और अब निफ्टी IT डे हाई पर 23 इनफैक्ट ऑलमोस्ट 44,000 के जोन को स्ट्राइक करने की तैयारी करता हुआ। HCL राजेश पलवे जी की कॉल थी, वो डे हाई पर आ गई है और अब टेक महिंद्रा भी स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपका क्योंकि आज का लो 50 डेमा रहा निफ्टी IT का, टेक महिंद्रा को एक बार रीड करिएगा, आपका रीड किया हुआ स्टॉक इसने भी पैरेलली निफ्टी IT की तरह बिहेव किया, एग्जैक्टली वही 50 डेमा का लो। इस पर आपका टेक महिंद्रा पे 1738 डे हाई। वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि ओवरऑल आपने राइटली पॉइंट आउट किया था IT, मुझे लगता है बॉटम से ही आपने पकड़ा। तो तब भी मैं टेक महिंद्रा देख रहा था और टेक महिंद्रा ने 1730 का इसका जो क्लस्टर था, इस क्लस्टर को निकाला है। तो मुझे लगता है 1730 के ऊपर एक रैली मिलनी चाहिए, जहां पे आप कह सकते हैं कि करीबन 1770 1780 तक का मूव अनफोल्ड करेगा। ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे करीबन 3.5% अप है, तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड की पोजीशन यहाँ पे हो रही है। तो इट्स अ बाय इन टेक महिंद्रा according to 1730, which is a breakout point. Your stop loss should be at 1715. ओके, मीनवाइल एक बार मार्केट देखिए जरा, मिड कैप में शानदार रिकवरी आपको दिखाई देगी एक बार फिर से। और यही हम डिस्कस कर रहे थे कि इस मार्केट में किसी एक मूव को देखकर बस ये ना माने कि बस एक ट्रेंड बन गया। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स किस तरीके से रिकवर हुआ। एक बार स्टॉक लेकर आइए लुपिन का, और उस पर मैं कॉल लूँगा राजेश सतपुते जी से, क्योंकि सुबह उनका ही कॉल था लुपिन पर। और एक बार इसका फ्यूचर लेकर आइए, क्योंकि लुपिन फ्यूचर पर 2300 का टारगेट था और मेरे ख्याल से वो टारगेट अभी अभी हिट हुआ है लुपिन का फ्यूचर्स। राजेश जी, शानदार कॉल थी ये, कई बार हमने खैर डिस्कस किया। 2303 आपका 2300 का टारगेट था, हिट हुआ ये टारगेट और स्क्रीन पर तेज़ी प्ले हुई। बताइए अब इसको यहाँ बुक करना है या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, क्या अप्रोच रहेगी? अनुज, देखिए इंट्राडे प्लेयर के लिए तो डेफिनेटली टारगेट पे बुक करना ही ठीक रहेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राइजिंग चैनल का ब्रेकआउट है, इसका टारगेट अगर 2300 के ऊपर का क्लोज होता है तो नेक्स्ट टारगेट अनफोल्ड होगा 2340 से लेके 2360। तो बायस जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, इंटैक्ट है एज फार एज द पोजिशनल इज कंसर्न। लेकिन इंट्राडे स्विंग अगर किसी ने लिया है तो उनके लिए तो ये प्रॉफिट टेकिंग प्लेस है। इंट्राडे में भले ही प्रॉफिट बुक कर लें, और करना भी चाहिए क्योंकि स्क्रीन पर ये तेज़ी प्ले हुई है 2226 से 2294 की इस समय स्क्रीन पर। चलिए अब एक और स्पेस की बात करते हैं, कमोडिटी मार्केट, क्योंकि 2024 के लिए काफ़ी मिला जुला रहा इस साल और न्यूज़ फ्लो स्पेशली चाइना से रिलेटेड आखिरी के 3 महीने में काफ़ी ज़बरदस्त रहा। आप सोने चांदी के लिए शानदार साल रहा, लेकिन क्रूड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहा। हमारी कमोडिटीज़ एडिटर मनीषा गुप्ता हमारे साथ जुड़ी हैं ये जानने के लिए कि ओवरऑल कैसा रहा पूरा साल। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। तो 2024 कहीं खुशी कहीं गम? एब्सोल्युटली यस, और काफ़ी वॉलेटाइल साल भी रहा अनुज, और जानकार ये मानते हैं कि अगर 2024 आपको वॉलेटाइल लगा तो अगर आप अब वेट करिए कि 2025 के आने की, बिकॉज वॉलेटिलिटी यहाँ पर और गहराती हुई नजर आएगी। लेकिन हम बुलियन से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड हाइज हमने सोने और चांदी दोनों में यहाँ पर 2024 में बनते हुए देखे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने में तो यहाँ पर बहुत सारी करेंसीज में ऑल टाइम हाइज बने, चाहे वो डॉलर था, इंडियन रुपी था, चाइनीज युआन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कोरियन वॉन एट्सेट्रा। तो हमने यहाँ पर $2790 पर आउंस का ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा। जहाँ तक चांदी की बात है, वेल वो साइकोलॉजिकल लेवल जो था 1 लाख का, वो भी हमने यहाँ पर पार होता हुआ देखा। उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद 25 से 28% की तेज़ी हमने इस साल में यहाँ पर आते हुए देखी है। और जहाँ तक सोने की बात है, ये जो 28% की तेज़ी इस साल में है, ये 2010 के बाद बेहतरीन रही है। तो क्लियरली 2010 के बाद 2024 एक बहुत ही बेहतरीन साल यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। और भारतीय बाजारों में क्योंकि रुपए में डेप्रिसिएशन आया, उस वजह से यहाँ पर रिटर्न्स और भी अच्छे आते हुए नजर आए। वेल अब आगे चलें, और सोने चांदी के बाद अगर हम और गेनर्स की यहाँ पर बात करें तो वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में से निकल के आए। अगर आप कॉफ़ी देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, कोको देखें तो यहाँ पर हमने अच्छे खासे ट्रेंड्स आते हुए देखे। यहाँ पर
पर हमने दोनों में ही ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे। अगर आप कॉफ़ी में देखें तो यहाँ पर हमने 1977 के बाद के हाइज बनते हुए देखे, और जहाँ तक कोको की बात है यहाँ पर भी ऑल टाइम हाइज रहे। हमने 90% की तेज़ी यहाँ पर रोबस्टा में देखी, अराबिका करीबन 70% चढ़ा, और जहाँ तक कोको की बात है यहाँ पर हमने 160% की तेज़ी 2024 में दर्ज होते हुए देखी है। चाहे वो क्लाइमेट चेंजेस की बात है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, इन्वेंट्रीज लगातार गिरती हुई नजर आई, जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी, इन सब का फायदा इन प्राइसेस में बनता हुआ नजर आया। अब बात कर देते हैं एनर्जी की, और इस पैक में आपने थोड़ी सी नेगेटिविटी आते हुए देखी। चाहे वो ब्रेंट है या WTI क्रूड है, दोनों में ही गिरावट है करीबन 3 से 5% की। लेकिन विद इन एनर्जी पैक में भी नेचुरल गैस में करीबन 67% के गेन्स हैं। एक तो ये सिक्लिकल कमोडिटी है, पिछले 3 महीने में काफ़ी बढ़त है, और दूसरी बात ये है कि LNG एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। ट्रंप यहाँ पर जब आएंगे तो LNG एक्सपोर्ट्स और बढ़ा सकते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह की डोमेस्टिक डिमांड है वो भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड यहाँ पर है। जो गैस यहाँ पर रशिया से यूक्रेन के थ्रू यूरोप में जाती है, वहाँ पर भी लेकर कुछ चिंताएं हैं, जिसका फ़ायदा हमने नेचुरल गैस में आता हुआ देखा। और फाइनली एक नज़र यहाँ पर मेटल्स पे डाल लेते हैं, जहाँ पर बेस मेटल्स में तेज़ी देखने को मिली, लेकिन जो फेरस मेटल्स हैं जैसे कि आयरन ओर और स्टील, यहाँ पर 20 से 30% की गिरावट थी। लेकिन जो बेस मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ पर तेज़ी थी। जिंक ने आउट परफॉर्म किया है 13% की तेज़ी के साथ। कॉपर और एल्यूमिनियम में 5 से 6% की बढ़त हमने इस साल में आते हुए देखी। लेकिन नए साल में करेंसी पे डिपेंड करेगा कि कहाँ प्राइसेस जाएंगे, ट्रंप अपने टैक्सेस एंड टैरिफ्स का क्या करते हैं, चाइना कितना स्टिमुलस लेकर आता है, और ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर किस तरह से काम करते हैं। इन सब का इम्पैक्ट हम करेंसीज और कमोडिटीज दोनों पर ही आता हुआ देखेंगे। शुक्रिया मनीषा जी, बखूबी आपने अगर आप देखें सारे के सारे क्रॉस कॉम्बिनेशन समझाए। करेंसी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, याद रखिएगा पिछले लगभग 10 दिन में रुपए की ट्रेजेक्टरी को आप देखिए कहाँ से कहाँ पे आप आ चुके हैं। बाकी एक बार गोल्ड को लेके थोड़ी बात करते हैं, हल्का सा। आप प्लीज़ एक बार निफ्टी लेके आइएगा पूरा का पूरा। आप गोल्ड फाइनेंस कंपनियों को, आप गोल्ड को रखिए, टाइटन को रखिए, कल्याण ज्वेलर्स को रखिएगा। बट मैं सुबह इनफैक्ट टाइटन को देख रहा था, आपकी स्क्रीन पे 3279 टाइटन एक बार फिर से सिंक होता हुआ। लेकिन सुबह आपने एक गौर चीज़ करी होगी, वो थी मन्नापुरम। मेरे ख्याल से मानस, ये मन्नापुरम आपकी कॉल थी ना? ये आपका टेक इन दोनों पे, मन्नापुरम और मुथूट पे, और स्पेशली मन्नापुरम, माफ़ कीजिएगा मानस की कॉल नहीं थी, आशीष भाई जी की कॉल थी। पर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कविता जी से व्यूज़ पर। कविता जी, आपका टेक मन्नापुरम पे? या सो वीरेन जी, मणप्पुरम 188 अभी अपने सारे एवरेजेस के ऊपर एक अच्छा बाउंस दिया है इस काउंटर ने। मुझे लगता है अगर किसी की पोजीशनिंग ऑलरेडी है तो वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं अंटिल काउंटर 185 के लेवल को संभाले हुए है। यहाँ पर फर्दर एक्सटेंड मूव होते हुए दिख सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट जो बनते हुए दिखते हैं वो 192-94 की तरफ जाते हुए दिखते हैं। तो 185 की एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करना चाहिए। ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक स्टॉक देखते हैं पीबी फिनटेक का। एक बार इंट्राडे लेकर आइए जरा पीबी फिनटेक का। और मार्केट में ये देखिए क्या शानदार मूव है। और वो पीबी फिनटेक पर जो शिल्पा जी ने कॉल दी थी 2100 की, पर उस कॉल को भी लेकर आइए। वो कॉल गई थी स्क्रीन पर 82 पर और 101 इस समय। तो करीब करीब 19 रुपये का मूव यहाँ पर इस समय आ चुका है शो के दौरान ही। शिल्पा जी, इसमें बने रहना है ना? बिल्कुल बने रह सकते हैं, और अगर आप सेफ ट्रेडर से आप ट्रेल भी कर सकते हैं या बुक भी कर सकते हैं, बिकॉज 20 रुपए का ऑलरेडी मूव आ गया है तो अच्छा खासा और तुरंत आता है गेम्स। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि सेफ ट्रेडर से आप बुक कर लीजिए, नहीं तो बाकी आप ट्रेल भी करके यू कैन कैरी ऑन। मिड कैप इंडेक्स में शानदार रिकवरी, और एक बार फिर से लो से रिकवरी देखिए आप। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर आया, लेकिन एडवांस डिक्लाइन अभी भी आपको काफ़ी ख़राब दिखाई देगा। और उसका कारण ये है कि काफ़ी स्टॉक्स काफ़ी नीचे थे, तो रिकवरी आ भी रही है, तो थोड़ा टाइम लगाएगी वो एडवांस डिक्लाइन में रिफ्लेक्ट होने में। इवन निफ्टी ने भी वापस 23,640 को डिफेंड किया, और निफ्टी का इंटरडे लेकर आई एक बार 23,700 के ऊपर आया, 23,618 तक गए हम, और वहाँ से एक शानदार रिकवरी। बैंक निफ्टी भी वापस अब 51,000 के करीब आ रहा है। तो ये मार्केट में काफ़ी स्विंग्स हैं, और हम डिस्कस कर रहे थे ना कि हो सकता है एक और स्विंग आपको देखने को मिल जाए, आखिरी में मिल जाए, ये भी पॉसिबल है। चलिए इस वॉलेटाइल मार्केट में किया क्या जाए ये समझते हैं हम कुछ मार्केट के दिग्गजों से। इस साल काफ़ी तेज़ उतार चढ़ाव रहा मार्केट में, खासतौर से सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ काफ़ी अच्छा था, सेकंड हाफ में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही। 2025 के मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए मोतीलाल ओसवाल AMC के MD और CEO प्रतीक अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि इस मार्केट में अब क्या किया जाए। प्रतीक जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं।
कैसा रह सकता है 2025? इस साल निफ्टी ने करीब करीब 9.5% के रिटर्न्स दिए और विद इन दैट हमने काफ़ी इंडिविजुअल सेक्टोरल मूव्स देखे। 2025 के लिए आपका आउटलुक क्या है? 2025 में आप देखिए, टू स्टार्ट विद जिसको कहते हैं बाजार की पल्स, वो ठीक है। वैल्यूएशंस अगर हम शुरुआत करते हैं तो लार्जर कैप वैल्यूएशंस ठीक हैं, प्रोबेबली लॉन्ग पीरियड एवरेज के बराबर ही हैं, जिसका मतलब यह है कि आने वाले पीरियड में वन शुड एक्सपेक्ट अर्निंग्स ग्रोथ काइंड ऑफ रिटर्न्स। ये अपना बेस केस बन गया। उसके साथ जो है अगर आप देखें तो कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट है, जैसे कि बैंकिंग के क्षेत्र में वन वाज एक्सपेक्टिंग कि इंटरेस्ट रेट्स में डिक्लाइन आएगी और उसकी वजह से निम्स पे प्रेशर पड़ेगा। अब जो है हमारा मानना है कि इंटरेस्ट रेट डिक्लाइंस विल टेक लॉन्गर, तो जो बैंक में इस वजह से जो निम पे प्रेशर पड़ना था वो शायद देरी से पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो गई। और इसी तरीके से अगर एआई का फोकस बढ़ता रहा ग्लोबली, आज अगर आप देखें तो ट्रंप ने H1B वीजा के लिए अच्छी बातें कही हैं। दे आर फीलिंग द नीड ऑफ टेक इनेबल्ड टेक savvy प्रोफेशनल्स, तो जो हमारे पास हैं टू सेंड, तो ये भी हमारे आईटी सेक्टर के लिए अच्छी चीज हो सकती है। तो अगर आप इंडेक्स देखो तो दो बड़े पार्ट इंडेक्स के, बैंक्स और आईटी के लिए शायद आने वाला पीरियड जो पीछा पीरियड था उससे बेहतर हो सकता है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव ये है कि कुछ मैक्रोज में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रुपया देखें तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स घटे हैं, उस वजह से भी शायद इंटरेस्ट रेट कट और लेट हो। अगर आप देखोगे कि एफपीआई सेलिंग, आई थिंक वो भी शायद मेंटेन्ड रहे, क्योंकि बाहर बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज़्यादा है और बढ़ती जा रही हैं, तो जब ऐसी बॉन्ड यील्ड बाहर ज़्यादा होगी तो वहाँ का पैसा यहाँ तो नहीं आएगा। तो मिला जुला साल है, बट स्टिल लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू, और अर्निंग ग्रोथ जितना रिटर्न तो हमको लगता है कि निकलना चाहिए। ओके, प्रतीक जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपने एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव दिया यहाँ पे बैंक्स पे और आईटी को लेकर। एक और चीज़ सर जिसने सडनली अपना गियर शिफ्ट किया है, प्राइस बिहेवियर बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट्स फार्मा। फार्मा में हमें स्विंग मिल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग विजिबल है। फार्मा पे आपका टेक और 2025 के लिए आपका आउटलुक वहाँ पर? डिफरेंट तरीके से करते हैं कि ओवरऑल तो हमने बात कर ली कि बाजार का रुख जो है अर्निंग्स के बराबर रहेगा, पर ये हमारा एक काफी समय से मानना रहा है कि ये जो पीरियड है वो अल्फा का पीरियड है। अल्फा मतलब रिटर्न्स हायर देन लार्ज कैप इंडेक्स, जो जब हम अल्फा कहते हैं, तो वो इसलिए कि कई सारी नई स्पेसेस आ रही हैं, और जैसे कि रिन्यूएबल, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे कि न्यू टेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और इन नई स्पेसेस में अर्निंग ग्रोथ की क्वांटम भी ज्यादा है और लॉन्जिविटी भी ज्यादा है, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करें तो चांसेस ऑफ अल्फा इज हायर। फार्मा जैसा आपने पूछा, वो भी इन स्पेसेस में से एक है। फार्मा में कुछ नई चीजें हो रही हैं। आने से ठीक पहले एक कोई बंदा जीएलपी पे बातें कर रहा था, वो हमको लगता है एक बड़ी थीम निकल के आ सकती है एज वी गो फॉरवर्ड। प्रतीक जी, श्रेया बात कर रही हूँ। पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी जी। सर 2025 में आपको क्या लगता है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को ड्राइव कर सकते हैं? पॉजिटिव की अगर देखें तो एक बारी जब यूएस में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, Shares of Vodafone Idea gained over 5% as the central government waived bank. सॉरी प्रतीक जी, थोड़ा कुछ आई थिंक वहाँ डिस्टर्बेंस है। एक काम करते हैं, एक बार जरा आप इस को रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद वापस आएंगे। मीनवाइल मार्केट में अभी भी खैर काफ़ी वॉलेटिलिटी है। हालांकि एक दो स्टॉक्स हैं जो स्टैंड आउट कर रहे हैं। एक बार इंडस टावर का स्टॉक देखते हैं ज़रा। इंडस टावर में अच्छा मूव आया, करीब करीब इस समय आपको
स्टॉक 3.5% ऊपर दिखाई देगा। ये देखिए स्टॉक इस समय इंडस टावर का। पालवे जी, इंडस टावर एक बार चार्ट देखिए। तो अनुज जी काफी बीटन डाउन स्टॉक था और एक रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। हालांकि स्टॉक अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है, बट हमें लगता है जिस तरीके की रिकवरी आज बनी है, ये स्टॉक में ये मूव 350 352 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। वहां पे इसको एक बार रिव्यू करना चाहिए, वो इसके लिए मेजर सप्लाई जोन है। तो 352 के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। जिनके पास भी ऑलरेडी ट्रेड है लॉन्ग साइड का, वो बने रह सकते हैं। डाउन साइड में अभी स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करना वो होगा करीब 339 के आसपास। जी हाँ, इंडस टावर्स आपकी स्क्रीन पे। और आईटी ने अच्छा किया, आईटी करीब 150 पॉइंट ऊपर, अभी हालांकि कुछ देर पहले 300 पॉइंट ऊपर था। और स्क्रीन पे जो मैं जिक्र कर रहा था एचएल का, एचएल की जो सॉफ्टनेस है वो इतनी बढ़ गई कि पूछे मत। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अब डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर पेन है टुवर्ड्स डे लो, जरा लिखा है 4097, यहाँ पे बहुत गिरावट है। लेकिन जहाँ तक स्ट्रेंथ की बात है ना, और जहाँ पर हमारे पास अर्निंग्स का सपोर्ट है, लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स का, और आई मीन ये एक ट्रैवल टूरिज्म इंडियन होटल्स 890 में, मुझे 10 मिनट लग गए वक्त, मैंने मार्क करके रखा था लेकिन भूल गया मार्क करना, इज़ एट ऑल टाइम हाई नाउ, अपने करियर के नए शिखर पर, एक ऐसे सेशन में जब 165 पॉइंट निफ्टी नीचे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इस पर आपकी राय क्या होगी इस वक्त? एक व्यू लेते हैं प्रकाश सर से। प्रकाश सर, 889 एक ही सेशन में लगभग आप समझ लीजिएगा कि पूरे आधे महीने की कैंडल्स को ओवरटेक कर लिया। अब नया टारगेट क्या बन रहा है यहाँ पर? इसकी एसबीआई की बात कर रहे हैं आप? नहीं, इंडियन होटल्स। इंडियन होटल, ओह मैं चार्ट निकालता हूँ इंडियन होटल का। बिल्कुल, इंडियन होटल का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि अप मूव ऑन है। इसमें डिफ मिली थी 3-4 दिन, बाइंग अपॉर्चुनिटीज। आज एक ब्रेकआउट मिला है, 870 पर एक ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप लगाना चाहिए 860 65 का, ज्यादा नहीं। मुझे लगता है जा रहा है 1000 की तरफ, ऑन द वे 900 920 930 प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। जब भी डिप मिलती है फिर खरीदारी कीजिए, लेकिन लक्ष्य 1000 का होना चाहिए इंडियन होटल में। इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक इंडियन होटल। टेल्स आपकी स्क्रीन पे 890 पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, शानदार मूव यहाँ पे, करियर हाई, मतलब आप समझ लीजिएगा कि ऐसे बाजार में ये डे हाई पर है और ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। आईटी में पुल बैक था, लेकिन अच्छा अब एक स्टॉक लेके आइए जो कि अब थोड़ा सा कोलैप्स कर रहा है, टूट रहा है, काफ़ी पेन है, काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। और टीवीएस मोटर्स रखिएगा, मेरे ख्याल से 24 अक्टूबर के बाद इतना बड़ा इंट्राडे सेलिंग प्रेशर टीवीएस मोटर्स में आज दिख रहा है। आई मीन 2355, ये मैंने लास्ट सेशन में अपनी टीम में नेगेटिव साइड पे प्लेस किया भी था। राजेश सतपुते जी, आपका व्यू 2355, ये सुबह मैंने मेरे ख्याल से आपके साथ बातचीत की भी थी। अब बेस भी टूट गया, इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन, 200 EMA का ब्रीच, शॉर्टिंग, कॉल राइटर्स 2400 पे प्लेस्ड होते हुए, आपका टेक क्या बन रहा है टीवीएस मोटर्स पे? अब मुझे लगता है एक बहुत ही क्लीन सेल है यहाँ पे। इनफैक्ट 200 DMI जो था वो करीबन 2410 के ट्रेजेक्टरी में था, वो भी तोड़ा। 2400 पे जो पुट राइटर थे वो भी निगेट हो गए, तो कहीं ना कहीं लगता है प्रेशर बढ़ेगा। तो कहाँ तक जाएगा? मुझे लगता है 2300 के आसपास एक बार के लिए हिट करेगा, जहाँ पे आप कह सकते हैं चैनल सपोर्ट है। तो देखिए टीवीएस मोटर में अगर आपको काम करना है तो इन द मनी पुट, यानी 2400 का पुट करीबन 80 रुपए पे है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस भी छोटा ही रहेगा 65 का, और इसका टारगेट सेट करें करीबन 120 130 का। तो एक अच्छा स्विंग मिल रहा है 2400 के पुट में टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर्स 2355 पे डे लो पर, मतलब ये शायद सेकेंड थर्ड राउंड है टीवीएस मोटर्स में सिंस सितंबर 2024, जब इस पर इतना सेलिंग प्रेशर है। और अगर मैं ऑटो में ही रहूं, टीवीएस मोटर्स के साथ साथ हीरो मोटर कॉर्प, ये इस वक्त डे लो पर 4184, और आप समझ लीजिएगा कि 12 अप्रैल 24 ऑलमोस्ट उस लोस को रिविजिट करता हुआ। और एक और स्टॉक रखता हूँ मैं ऑटो स्पेस से, दैट्स आई थिंक एक्साइड इंडस्ट्रीज एट 411 इस डे लो। राजेश पालवे जी, मैं गलत तो नहीं होऊंगा अगर मैं ये बात कहूँ कि एक्साइड में अब इसका जो सबसे बड़ा आई थिंक बेस क्लस्टर था वो वायलेट हो रहा है 410 के आसपास। ये वो जोन है जिसने अप्रैल 2024 में आई थिंक जब इनका किया के साथ पहला जेवी हुआ था तब रिगेन किया था।
तो वीरेन जी ऑलमोस्ट 600 रुपये से स्टॉक में एक करेक्शन यहाँ पे हमने अप्रैल मई जून के आसपास से स्टॉक में करेक्शन बनते हुए दिखा। सीरीज ऑफ लो टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है और अब जिस तरीके से स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को अब यहाँ पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है 410 के नीचे ये स्टॉक अगर फिसलता है और उसके नीचे सस्टेन होता है तो एक्साइड इंडस्ट्री में फर्दर और सप्लाई प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और वीकनेस में स्टॉक यहाँ पे 380 की तरफ भी फिसलते हुए दिख सकता है। तो अभी यहाँ पे 410 के लेवल के टूटने के बाद यहाँ पे फ्रेश शॉट इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड टारगेट होगा करीब 395 390 की तरफ। स्टॉप लॉस उस समय हम फॉलो करेंगे करीब 418 के आसपास। ओके चलिए, तो यहाँ पे स्टॉक्स बहुत हो गया। बात है निफ्टी के अप्रोच पे। मेरे ख्याल से प्रतीक जी से संपर्क हो नहीं पा रहा है, एक टेक्निकल ग्लिच था। लेकिन अनुज, आज की जिस प्रकार की एक क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर ये निफ्टी आईटी के 150-200 पॉइंट ना होते तो ये बहुत ही खराब क्लोज होता। इंडेक्स पे व्यू क्या करना चाहिए कल के लिए? अगर कैरी नहीं करना है तो भी अनुज एक थोड़ा सेंस ये दीजिएगा कि क्या हम इन सर्कमस्टेंसेस में नवंबर लोस को रिविजिट कर सकते हैं क्या? देखिए वीरू, इस मार्केट में ना मैं बताऊं, ये ग्रेवयार्ड है ट्रेडर्स का। जिस तरीके की मार्केट है, ये आपकी ट्रेडिंग कैपिटल को पूरी तरीके से खा जाए, इस तरीके की मार्केट है। तो इस मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल रहें इस मार्केट में, पोजीशन कैरी तो बिल्कुल मत करें। और काफ़ी इंट्राडे में पोजिशनली भी अगर आपने टाइट स्टॉप लॉसेस नहीं रखे तो मार्केट आपको काफ़ी हर्ट कर सकती है, जैसा कि आज हमने देखा। अच्छा, एक और ये मार्केट ऐसी है जिसमें आपको दोनों साइड प्रॉफिट बुक करना भी बहुत जल्दी आना चाहिए। जहाँ प्रॉफिट मिले वो ले लीजिए मार्केट में इस समय, और जहाँ लॉस होता हुआ दिखे वहाँ उसको ब्रूटली कट करें। और अभी भी हम, एक बात है कि रेंज में ही हैं हम, ओवरऑल रेंज ही है जहाँ पर बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन रैली दोनों काम कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से ही इस मार्केट को अप्रोच करें। लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव अगर आप पोजीशन लेके इस मार्केट में जाएंगे तो आपको नुकसान होने का रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर। और निफ्टी बैंक अनुज, निफ्टी बैंक पे क्या करना चाहिए? निफ्टी बैंक और ज़्यादा आपको लॉस कर सकता है निफ्टी बैंक का, क्योंकि निफ्टी बैंक में बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। अब आज HDFC बैंक इस तरीके से घूमेगा, आप किसी ने सोचा था कि फर्स्ट हाफ में इतनी बड़ी रैली देगा, सेकेंड हाफ में उससे ज़्यादा बड़ी डिक्लाइन देगा। मतलब इस तरीके के मूव्स जो है ना, वो एक तर्क संगत नहीं है, लेकिन अब आ रहे हैं मार्केट में, ये रियलिटी है आपकी, तो उसको एक्सेप्ट करना होगा आपको। देखिए, हर मार्केट एक तरीके का नहीं होता है। कुछ मार्केट्स आती हैं जिसमें आपको बहुत शानदार ट्रेड्स मिलती हैं, कुछ मार्केट्स आती हैं जिसमें वो डिज़ाइन इसलिए की गई है कि आपका पैसा लिया जाए आपसे। तो ये इसको इस तरीके से समझें और थोड़ा सा अवॉइड करें। इंडिया विक्स देखिए आज 7% भाग गया, इतना ज़बरदस्त उछाल है यहाँ पर। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। देखिए, कई लोग वॉलेटिलिटी को फ्रेंड बना लेते हैं और वॉलेटिलिटी में ट्रेड करके पैसा बना लेते हैं, लेकिन वो सबके बस की नहीं है। वो बहुत कम लोग कर पाते हैं वीरू, 0.5% 1% के करीब, और उसमें भी ट्रेडिंग स्किल से ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, क्योंकि सेम चार्ट तो सबके पास है। तो इसके लिए, और वो सबके पास नहीं होती है, ये फैक्ट है। इसके लिए इस मार्केट में, देखिए, इस मार्केट में अगर आपको लॉस हो रहा है ना पिछले 7, 8, 10 दिन से, तो उससे दो चीज़ें होंगी। एक तो आपका लॉस हो रहा है, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस खराब होगा, आपको लगेगा कि मेरे अंदर ही कुछ कमी है, जबकि ये कमी आपके अंदर नहीं है, ये मार्केट की कमी, ये मार्केट का फैक्टर है जिसकी वजह से। तो इसके लिए इस समय बेटर ये रहेगा अपने ट्रेडिंग कैपिटल के लिए और अपनी साइकी के लिए भी कि इस मार्केट को कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हर घंटे आपको कोई ना कोई ज़बरदस्ती का ट्रेड लेना ही लेना है यहाँ पर। ये इंडेक्स पे भी हो गया और कैरी तो किसी भी हालात में नहीं करना है। बट ये निफ्टी और निफ्टी बैंक के व्यू के बाद अब चलते हैं, एक दो ट्रेड्स को स्पॉट कर लेते हैं। नॉट एग्जैक्टली ट्रेड्स, लेकिन हाँ आउटलुक। शिल्पा जी, आज SBI ने फाइनली मेरे ख्याल से दिसंबर 2023 के बाद फर्स्ट टाइम SBI क्लोज हो रहा है बिलो 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ये हुआ था इंट्राडे में 19 नवंबर को, लेकिन उस दिन की लोअर शेडो वाइल्ड थी, यानी रिकवरी आ गई थी, स्टॉक 200 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ था। 200 डेमा इवन हमने 3 जून को नहीं छुआ था शिल्पा जी। अभी 786 पर आपका SBI पे व्यू, जिस प्रकार की कॉल राइटिंग आज 800 की स्ट्राइक पे हुई है, उसको देखते हुए। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे 800 के नीचे डेफिनेटली वीकनेस है, लेकिन 780 पे अगर एक सपोर्ट मिल जाए, ये संभल जाए तो ठीक है। लेकिन ऑफकोर्स जिस तरह से आज कैंडल है और जिस तरह से ऑप्शन चेन इंडिकेट कर रहा है, मुझे लगता है इस बार ये शायद 750 के नीचे फिसलता हुआ भी दिख सकता है।
तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर सकते हैं एक 780 के पुट के थ्रू। आप फ्यूचर्स में थोड़ा रिस्क ज्यादा रहेगा। 780 के पुट के थ्रू आप इसमें प्रीएम्प्ट कीजिए, जो रफली अभी 14 रुपए में ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप 7 रुपए का रखिए। ये व्यू सही जाता है तो ये आपको 25 से लेके 28-30 तक भी मूव करते हुए दिख सकता है। ओके, एसबीआई का पुट। अच्छा, मीनवाइल प्रतीक जी के साथ हमारा कनेक्शन वापस सेट हुआ है। प्रतीक जी सॉरी, वो थोड़ा सा कुछ इशू हुआ, समझ में नहीं आ रहा था कि इशू हुआ क्या, लेकिन अब वो रिजॉल्व हुआ। श्रेया आपसे पूछ रही थी कि मार्केट के लिए अगले साल कौन कौन से ट्रिगर्स रहेंगे? हाँ, तो पॉजिटिव साइड पे ये है कि एक जब नई गवर्नमेंट आती है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो दुनिया में जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़े हाई हैं, रशिया यूक्रेन में शायद कुछ वॉर थम जाए, तो अगर जो एक जियो पॉलिटिकल रिस्क बना हुआ है उस वो अगर घटेगा तो जो ग्लोबल कमोडिटीज हैं जैसे कि ऑयल, उनका भाव कम हो सकता है। वो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि हम एज अ परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी सबसे ज़्यादा शायद ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ऑन दी नेगेटिव साइड ये है कि एफपीआई की सेलिंग शायद बरकरार रहेगी, क्योंकि बाहर इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं और जो भी प्रपोजल्स हैं वहाँ पे टैक्स कट्स के और इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज के, तो कॉर्पोरेट अमेरिका के लिए अच्छा है इमीडिएट टर्म के लिए, और लोग पहले वहाँ जाके पैसा कमाना चाहेंगे। और हमारा मानना ये है कि फिर एक बारी जब वो ट्रेड प्ले आउट हो जाएगा उसके बाद वापस नॉर्मलसी की तरफ मार्केट जाएगा। तो ये है। साथ में जो एक चीज थोड़ी शायद अच्छी हो सकती है वो ये कि आज के दिन फियर बहुत ज्यादा है कि गवर्नमेंट चेंज होगी, नए लोग शायद डिफरेंट तरीके से सोचें और उससे कुछ डिसरप्शन हो। शायद जब रियलिटी सिंक इन होगी तो जो अच्छा सोच रहे हैं शायद उतना अच्छा भी नहीं होगा, जो खराब सोच रहे हैं शायद उतना खराब भी नहीं होगा, एंड मार्केट कैन टेक इट्स ओन डायरेक्शन। हमको लगता है जो नया साल है उसमें जो गवर्नमेंट स्पेंड वाली स्पेसेस है वहां पे थोड़ी मुश्किलात आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट एक फिस्कल कंसोलिडेशन चाह रही है, वेरी पॉजिटिव। पर अगर फिस्कल कंसोलिडेशन आप चाहोगे तो जो ग्रोथ इन स्पेंडिंग है वो कहीं ना कहीं कर्टेल होगी और उन स्पेसेस में शायद थोड़ी मायूसी मिलेगी। उसके विपरीत अगर प्राइवेट सेक्टर केपेक्स ये बेटॉन ले लेता है तो जिन स्पेसेस में प्राइवेट सेक्टर केपेक्स की ग्रोथ आएगी वहां पे शायद इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जो ग्लोबल थीम्स हैं और इस साल भी चली, शायद अगले साल भी चलती रहेंगी, जैसे कि न्यू टेक, रिन्यूएबल, डिफेंस वगैरह, वो तो हमको लगता है कॉमन स्पेसेस हैं दैट विल कंटिन्यू टू डू वेल। ठीक है। ओके, श्रेया अगला सवाल लें इससे पहले एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। बेसिकली अदानी एंटरप्राइजेस अपना 13% स्टेक अदानी विल्मर में जो है वो बेचेगी, और अदानी और विल्मर इंटरनेशनल ने 31% स्टेक एक्वायर करने का प्लान किया है। तो AEL यानी अदानी एंटरप्राइजेस अब अदानी विल्मर से फुल एग्जिट करेगी। ये इस समय की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक बार यतिन से इस खबर को समझ लेते हैं। यतिन, तो हम सुबह से ही सोच रहे हैं अदानी एंटरप्राइज में इतनी एक्टिविटी क्यों है। आज रीबैलेंसिंग भी है, लेकिन बड़ा रीजन ये है जो अभी कंपनी ने प्रेस रिलीज में अनाउंस किया है कि अदानी विल्मार का जो जॉइंट वेंचर है इसको एग्जिट कर रहे हैं, और इसी के साथ जो इनकी टोटल 44% शेयर होल्डिंग है वो भी ये बेचेंगे। कैसे बेचेंगे? 13% अदानी विल्मार में वो ओपन मार्केट में बेचेंगे, शायद वो ब्लॉक डील करें या ऑफर फॉर सेल करें या मार्केट में ही बेचें। लेकिन जो बचा हुआ 31% है अदानी एंटरप्राइजेस का अदानी विल्मार में, वो विल्मार को वो बेचेंगे। 305 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ट्रांजैक्शन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज की अगर आप मार्केट कैप देख लें अदानी विल्मार की, तो लगभग 40-45 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में है, और 44% हिस्सा जो है अदानी एंटरप्राइजेस अदानी विल्मार में होल्ड करती है। यानी जो करंट मार्केट प्राइस है इसकी जो वैल्यूएशन है वो लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो ये पूरा का पूरा 16,000 करोड़ रुपए यानी लगभग $2 बिलियन अदानी एंटरप्राइजेस मोनेटाइज करने वाला है, और इससे शायद वो अपना कर्ज कम करेंगे और बैलेंस शीट को सुधारेंगे। और इस न्यूज़ के बाद भी स्टॉक में आप
डेज हाई जितना मोमेंटम देख रहे हैं फिर से एक बार। बिल्कुल। तो आप समझ में आया सुबह से स्टॉक क्यों ऊपर था, क्योंकि हम सोच रहे थे वो एयरपोर्ट की वजह से था, लेकिन अब समझ में आया कि ये स्टॉक का सुबह से क्यों ऊपर था। तो खैर विलमार है, विलमार तो ऊपर है ही, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे विलमार को टेक्निकली ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस के लिए बड़ी खबर है। 8% ध्यान रखिए, कुछ क्वार्टर में एक्सपेक्टेड था, लेकिन अब ऑफिशियल हुई है न्यूज़, तो इस वजह से बड़ा मूव यहाँ पर आता हुआ। तो चलिए यतिन फटाफट डीलिंग रूम चेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर BTST कॉल्स लेंगे। हाँ, तो दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स के फोकस लिस्ट में है, सबसे पहले पेटीएम, जहाँ BTST की एडवाइस वो अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं 1030 1040 रुपये के टारगेट के साथ, यानी करंट मार्केट प्राइस से 20 से 30 रुपये की अपसाइड वो देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सन फार्मा, ये भी एक स्टॉक है। जनरली फार्मा स्टॉक्स मोमेंटम में है और सन फार्मा में डीलर्स भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है पोजिशनली 40-50 रुपये यहाँ भी तेजी बन सकती है, और इन जनरल डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। फटाफट BTST और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गावा सर क्या कैरी करें कल के लिए? वेल, कैरी जी करना चाहिए दालमिया भारत सीमेंट क्षेत्र से 1773 पर ट्रेड कर रहा है। एक एग्रेसिव कॉल है, अभी भी ब्रेकआउट मिला है, स्टॉप होगा 1756 का। ज्यादा कुछ खास नहीं है, ऑन द अपसाइड टारगेट है 1820 के। दालमिया भारत। ओके, दालमिया भारत आपकी बाय कॉल है 1772 पे। और कविता जी आप ट्रेड क्या पिक करेंगी? फार्मा से लेकर जाएंगे वीरेंद्र जी। सो इक्का लैब में अच्छे मूव बने हैं, मुझे लगता है अनफिनिश्ड बिजनेस लाइक अपने प्रीवियस हाई की तरफ इसको जाना चाहिए। 1700 1720 के प्राइस टारगेट के लिए इक्का को लेकर जा सकते हैं। 1650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, इक्का लैब्स कविता जी की पिक। शिल्पा जी आप क्या BTST या STBT क्या पिक कर रही हैं? जी मेरा भी पिक इक्का लैब था, बहुत अच्छे लेवल्स पे है। तो मेरा अब BTST देन आई विल गो विद फेडरल बैंक। फेडरल बैंक भी मुझे लगता है ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहा है। 205 से लेके 208 के लेवल्स होने चाहिए एक दो दिन में, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 196। ओके, राजेश सतपथे जी आपके पिक? अनुज जी देखिए, मैं डॉक्टर रेड्डीज को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है कि परसों जिस तरह से आप कह सकते हैं फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट था, आज का दिन थोड़ा पॉज है, तो एंट्री मिल रही है 1380 के आसपास का जो लॉन्ग है, तो स्टॉप लॉस होगा 1360 का, और जो टारगेट मुझे लगता है नेक्स्ट आना चाहिए वो करीबन 1450 1460 का आएगा। सो डॉक्टर रेड्डीज इज अ लॉक। ओके, डॉक्टर रेड्डीज 1373 पे BTST ट्रेड। राजेश पालवे जी आपका ट्रेड? वीरेन जी यहाँ पे जोमेटो को बाय किया जा सकता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक में आज देखें तो एक अच्छी स्ट्रांग रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी है। जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, और हायर साइड पे जो टारगेट आ सकते हैं वो करीब होना चाहिए यहाँ पे 295 की तरफ, 295 298 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो जोमेटो पे बाय करने की सलाह। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 282 के आसपास। तो जोमेटो पे एक बाई साइड की ट्रेड। अमित जी आप क्या पिक कर रहे हैं, BTST या STBT? जी मैं टेक महिंद्रा के साथ जाऊंगा। इट्स अ बाय कॉल। लगभग 1736 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने एक सपोर्ट से पुल बैक दिया है और सारे अपने की मूविंग एवरेजेस को आज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 1715 का और टारगेट्स रहेंगे 1775 के। ओके, तो ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। टेक महिंद्रा फाइनली अपीयर होता हुआ, और आज मैंने राजेश जी से डिस्कशन भी किया था इसका, और निफ्टी आईटी का बड़ा एक क्लासिकल चैनल रही है आज। लो एग्जैक्टली 50, हाई एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ठीक है, एटलीस्ट अगर आप देखें कैंडल अच्छी है, लोअर शेडो काफ़ी वाइल्ड, दैट मीन्स लोअर लेवल पे बाइंग आई है आज। सेकेंड डे ऑफ सीरीज ये मैसेज कन्वे किया निफ्टी आईटी ने। खैर जरा मार्केट ब्रेथ को देखते हैं, और मार्केट ब्रेथ कैसी इन डेरिवेटिव्स यानी वायदा बाजार में कैसी रही। 76 में लॉन्ग उतनी ख़राब थी नहीं। शॉर्ट लगभग 116 में, शॉर्ट कवरिंग करीब 16 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 16 में। 16 ये डिजिट 3 बार अपीयर हुई है इस स्लाइड में। और फिर लेके आइए जरा आप एक बार गेनर्स, यानी वो जो लॉन्ग लेके गए अपने साथ। इस क्रम में अदानी एंटरप्राइजेस नो डाउट अबाउट, मेरे ख्याल से पहले लिस्ट में होगा, पहले ऊपर। बायोकॉन 4% ऊपर। आज निफ्टी फार्मा का बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज है। देन वोडाफोन आइडिया और इम्पैक्ट न्यूज़ का बाकी मन्नापुरम और आपका इंडस टावर्स, इसमें लॉन्ग बिल्डअप था। जहां तक शॉर्ट कवरिंग का सवाल है उसमें श्री सीमेंट, IDFC फर्स्ट बैंक वो स्टॉक जो कि इस सीरीज़ में जनवरी में बहुत ही बड़ी मात्रा में शॉर्ट अपने साथ लेके आया है, तो वहाँ पे वो आज थोड़ा सा
प्रेशर रिलीज हुआ। डालमिया भारत, बजाज पेंट्स और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रही। अगली स्लाइड में आएगा प्रेशर पॉइंट। मेटल्स कंप्लीटली आज अगर आप देखें तो आज प्रेशर में थे, चाहे जिंदल स्टेनलेस हो, उसके बाद प्रेस्टीज स्थित साइंट मिड कैप आईटी में कोलैप्स हुआ, आज का टॉप लूजर था एक समय। और BHEL और सतलुज जल विद्युत निगम यहाँ पर भी अगर आप देखें आज अनवाइंडिंग थी और शॉर्ट बिल्डअप था, सॉरी ये लॉन्ग अनवाइंडिंग जहाँ पे हुई वो है नवीन फ्लोरिन, HDFC लाइफ, HFCL, डिलीवरी, आदित्य बिरला कैपिटल, यहाँ पे काफ़ी सेलिंग प्रेशर था। एक स्टॉक मेरे स्क्रीन पे जो मैं आखिरी में जाते जाते मार्क करना चाहूँगा, जहाँ पे एक बड़े वैलिड पॉइंट से आज बाइंग इमर्ज हुई है, दैट्स आई थिंक जोमेटो 287। आज इसे रिवर्सल तो नहीं कहेंगे बट इसने बहुत हद तक रिवर्सल की सारी प्रॉपर्टीज़ को पूरा किया है। शिल्पा जी, आपका टेक जोमेटो पे क्या होगा? जोमेटो बहुत स्ट्रॉन्ग था मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट मिड दिसंबर तक, 17 दिसंबर तक। उसके बाद एक रिक्वायर्ड कूलिंग ऑफ हुई, वो ज़रूरी भी थी, ओवरहीटेड था ये स्टॉक। आज के इस पुल बैक को आप कितना रिस्पेक्ट देंगे और किस पॉइंट के ऊपर कल आप इसको कंसिडर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ज़ोमैटो मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है। यहाँ पे 295 टू 98 के तो इमीडिएट लेवल्स आने ही चाहिए। ऑफ कोर्स ये 300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो इसमें और ज़्यादा शार्प अप मूव हम लोग देख सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 310 से लेके 325। चलिए अब एक काम करते हैं, 4 मिनट बचे मार्केट क्लोजिंग में, एक बार पंचनामा का टीज लेकर आते हैं। श्रेया बताइए क्या सवाल है? जी यार, रेणुका ने जिंदल स्टेनलेस स्टील पे पूछा है सर, इस पे काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, 6.5% से ज़्यादा टूट गया ये, जैसा वीरू सर बता रहे थे। क्या करना चाहिए अब इस पर्टिकुलर काउंटर में? जिंदल स्टेनलेस, देखिए मेटल काउंटर्स में मैं बार बार एक चीज़ आपको कह रहा हूँ कि ये जो स्टॉक्स हैं इनमें इस तरीके के मूव्स आते रहेंगे और इसीलिए इन स्टॉक्स में स्टॉप लॉस की अहमियत बहुत ज़्यादा है और एक एक दिन में ये स्टॉक इस तरीके से मूव करते हैं। ये कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा आपका नहीं हो सकते, इनको आप एज ट्रेडिंग पोर्टफोलियो अप्रोच करिए। मेरे ख्याल से अगर आपने लिया हुआ तो स्टॉप लॉस आज ही लग जाना चाहिए था आपका। यही मेरा एक लिमिटेड व्यू होगा एज फार एज मेटल स्टॉक्स आर कंसर्न। ठीक है सर, एक और स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि वो मेरे रडार पे भी था लेकिन सवाल भी आ चुका है। परसिस्टेंट सिस्टम पे पूछना चाह रही हूँ। IT सेक्टर का ये स्टॉक आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है 6651 के लेवल पर, करीब करीब डे हाई पर। क्या रणनीति इस पर्टिकुलर काउंटर में? देखिए परसिस्टेंट मेरे ख्याल से IT स्पेस में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है कोफोज के बाद। कोफोज नंबर 1 पर आता है जी, नंबर 2 पर परसिस्टेंट है। और आई थिंक ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसकी हमने लगातार बात की है कि इसमें अगर आप हैं तो बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेने का तरीका ये होता है श्रेया, जब भी मार्केट में करेक्शन आती है और आती है, कई बार परसिस्टेंट जैसा स्टॉक भी 15-20% गिरता है, उस करेक्शन में बाय करिए, उस करेक्शन में एक्वायर करिए, हर करेक्शन पर, हर डिप पर इसमें आप SIP करिए, ये एक अप्रोच है। या F&O में अगर आप चाहें तो फ्यूचर्स में लेकर रोल ओवर करते रहिए। ऑब्वियसली फ्यूचर्स में आपको थोड़ा स्टॉप लगाना होगा लेकिन उस हिसाब से इस अप्रोच को रखिए तो वो एक ठीक अप्रोच रहेगी। चलिए अब बस कुछ ही देर में 335 पर मैं और श्रेया हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और बाकी के आपके सवालों के जवाब देंगे कुछ ही देर में। मार्केट की क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और आज का दिन एक्चुअली काफ़ी ख़राब रहा मार्केट के लिए। टुवर्ड्स द एंड बैंक निफ्टी में रिकवरी ज़रूर आई लेकिन निफ्टी करीब करीब 148 पॉइंट नीचे, मतलब डे लो से कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, 23,664 पर बंद हुआ है। बैंक निफ्टी 250 पॉइंट नीचे 51,050 पर। ध्यान रखिएगा एक समय इंडेक्स 500 पॉइंट ऊपर था। निफ्टी IT भी फ्लैट बंद हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स में शानदार रिकवरी रही इंटरडे में, लेकिन फिर भी ये इंडेक्स भी अपने गेंस को सस्टेन नहीं कर पाया और स्मॉल कैप इंडेक्स में तो गिरावट थी आधे % की। एडवांस डिक्लाइंस के फेवर में था। 750 बढ़ने वाले शेयर और 1700 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। चलिए अब एक बार निफ्टी का सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं। FMCG और फार्मा दो ही इंडेक्स थे जहां पर ग्रीन था। फार्मा में तो अच्छी तेज़ी थी 3/4% की, लेकिन बाकी इंडेक्स देखिए आप, काफ़ी इंडेक्स थे जो 1 से 1.5% तक नीचे थे, जिसमें कैपिटल गुड्स 1.5%, निफ्टी ऑटो 1.25%, निफ्टी रियल्टी 1.25% नीचे था, मेटल्स 1% और PSU बैंक्स करीब करीब 1% नीचे थे। फाइनेंशियल्स में 3/4% और निफ्टी बैंक में करीब आधे % की गिरावट रही। चलिए अब देखते हैं निफ्टी का हीट मैप वो किस तरीके से रहा। इसमें सबसे जो बड़े लूजर्स थे उनमें हिंडाल्को, JSW स्टील, बेसिकली मेटल्स थे। लेकिन अगर आप इंडेक्स के वेट के हिसाब से देखें तो रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI बैंक, ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने, HDFC बैंक जिन्होंने काफ़ी प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर। ट्रेंट, टाटा मोटर्स, ग्रासिम, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहाँ पर गिरावट थी। ONGC, बजाज फिनसर्व,
ITC भी ऐड कर दीजिए। सबसे ऊपर था अदानी एंटरप्राइजेस, ऑलमोस्ट 8% की रैली वीक मार्केट में। न्यूज़ आई इस पर टुवर्ड्स द एंड। ऑब्वियसली अपोलो हॉस्पिटल्स, HCL टेक महिंद्रा, एशियन पेंट, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आपको तेज़ी देखने को मिली। लेकिन कुल मिलाकर यही कहना होगा कि मार्केट के लिए वीक की शुरुआत काफ़ी ख़राब नोट पर, कंसिडरिंग जिस तरीके से मार्केट ने इंट्राडे में ये डिक्लाइन दिखाई। वीरो जी हाँ, और फिर एक मूवी की याद आई चलते चलते आज, गजनी की। दोपहर में 12 बजे तक क्या थे और 3:30 तक आते आते क्या हो गया, है ना। खैर, अब एक काम करते हैं, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे और ब्रेक के बाद आप CNBC आवाज़ के सभी प्लेटफॉर्म पे श्रेया के साथ और अनुज के साथ जुड़ सकते हैं। कोई प्रश्न हो इस बाज़ार में आपका, चाहे वो ट्रेडिंग को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, ज़रूर पूछें। कल सुबह होगी आपसे मुलाकात मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए